Hello, good evening everybody. So we are doing दम सीरीज डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट। इससे पहले हमने 2024 के 23 के 22 21 19 18 17 सारे पेपर डिस्कस किए हैं एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद द 2016 का पेपर। और जो ये सीरीज है इसका जो मेन गोल है वो ये है कि जो आपने लिमिटेड नॉलेज एक्वायर की है उसको कैसे आप अप्लाई करें, वो इस सीरीज का मेन गोल है। हम यूपीएससी के माइंडसेट को डिकोड कर रहे हैं कि कैसे आप लिमिटेड नॉलेज को अप्लाई कर पाएंगे पेपर में, जैसे यूपीएससी का एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है। अब जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपके पास सिर्फ नॉलेज नहीं होगी लिमिटेड, साथ आपके साथ वो भी होगा कि कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है और कैसे वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो सेट करता है। तो ये जो हम पूरा एल्गोरिदम बना रहे हैं, पैटर्न्स बना रहे हैं या माइंडसेट समझ रहे हैं, इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी सही होने की। एंड आई टोल्ड यू इन द अर्लियर क्लासेस आल्सो कि जो एग्जाम है इसमें आपको 25-30 क्वेश्चंस ही आते होंगे मैक्स नॉलेज के बेसिस पे। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको करने हैं दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है व्हेन यू थिंक इन अ मैनर जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर रहा है। एंड आई टोल्ड यू ऑल्सो बिफोर कि एग्जामिनर के पास लिमिटेड ऑप्शंस ही होते हैं स्टेटमेंट सेट करने के, एंड इफ यू कैन डिकोड दैट then things become easy for you. Now let's start with the question number 1 of 2016 paper. अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड टू पॉलिटी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। पहली है अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। सेकंड इज अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा which has not been passed by the Lok Sabha shall not lapse on the dissolution of Lok Sabha. If you know the very fundamentals of polity, then you know the difference between what is adjournment, what is prorogation and what is resolution. Prorogation क्या होता है? जो सेशन आपका चल रहा होता है, समर, विंटर या मॉनसून, वो सेशन खत्म हो जाता है। अगर सेशन खत्म हुआ है तो कोई बिल अगर लोकसभा में पेंडिंग है तो वो अगले सेशन में डिस्कस किया जाएगा ना। तो प्रोरोगेशन से बिल की लाइफ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इट्स वेरी फंडामेंटल जो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। वी हैव डन एक्स्ट्रा सीरीज फॉर पॉलिटी, उसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है। ये तो पहली स्टेटमेंट तो वैसे ही क्या है, इनकरेक्ट है, बिकॉज ये जो कंसेप्ट है उसके अगेंस्ट है। सेकंड इज अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा, कोई बिल राज्यसभा में पेंडिंग है और वो लोकसभा में गया ही नहीं है, तो क्या लोकसभा के डिसॉल्व होने से वो बिल डिसॉल्व होगा? भाई इट्स वेरी लॉजिकल। अगर वो बिल लोकसभा में गया ही नहीं है, इट इज स्टिल पेंडिंग इन राज्यसभा एंड राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, इट मींस बिल विल नॉट बी डिसॉल्व्ड, उसकी लाइफ खत्म नहीं होगी, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज लोकसभा में वो बिल आया ही नहीं है। तो इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर इज गोइंग टू बी बी। तो आप नॉलेज के बेसिस पे या अपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है और लॉजिक आपके डेवलप हैं, देन द थिंग्स बिकम इजी। तो इसका आंसर क्या हुआ? आंसर इज बी। नाउ सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द इंडिकेटर्स यूज्ड बाय IFPRI टू कंप्यूट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। अब ये एक बॉडी है जो ग्लोबल हंगर एक्स रिपोर्ट निकालती है, GHI। अब बताया कि उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, एंड देयर आर 3 मेंशन। फर्स्ट इज अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। अगर आपने ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, लेट्स सपोज, क्योंकि भाई आजकल यूपीएससी नहीं पूछता है, टोल्ड यू बिफोर आल्सो कि 2021 22 23 24 के पेपर आर लिटिल डिफिकल्ट। उसके पहले जो 15 16 17 18 के हैं वहां पे क्वेश्चंस ऐसे ही आते थे। बट इफ यू अप्लाई लॉजिक इन दिस क्वेश्चन, तो मुझे ये बताएं, हंगर जो चीज है क्या उसको मेजर करने के ये 3 तरीके हो सकते हैं? इफ यू अप्लाई लॉजिक, अगर जहां पे हंगर होगा वहां पे क्या होगा? अंडर नरिशमेंट होगा, इट्स वेरी लॉजिकल। वहां पे चाइल्ड स्टंटिंग होगी, मतलब चाइल्ड की जो हाइट है वो एज के हिसाब से नहीं होगी, एंड अगर हंगर है तो चाइल्ड मोर्टेलिटी भी होगी, डेथ्स भी होंगी। तो उस लॉजिक के बेसिस पे दीज ऑल स्टेटमेंट्स इंडिकेटर्स शुड बी द पार्ट ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो योर आंसर शुड बी 1 2 and 3। अब प्रॉब्लम क्या है? इफ यू हैव अ हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी देन यू विल मार्क सी एज द आंसर। अब बच्चे ये भी बोल सकते हैं क्या पता इसमें ये ना हो, चाइल्ड मोर्टेलिटी 2 ही हो, या मान लो अंडर नरिशमेंट ना हो, ये 2 ही हो। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट वी आर डूइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। अगर हम ये स्टेटमेंट तीनों इंडिकेटर इसका पार्ट हो सकते हैं, इफ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, देन वी विल मार्क द आंसर एज सी। चाहे इसका आंसर बी हो, डी हो, कुछ मर्जी हो। इफ यू हैव अ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड यू आर डूइंग द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड पैटर्न, देन इसका आंसर क्या मार्क करके आएंगे? सी। यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन ऑल्सो,
डिपेंडिंग अपॉन कि आपका टारगेट क्या है, कि मेरे को 90-95 क्वेश्चंस करने हैं या 80-85 करने हैं, उसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन डिसाइड करेंगे। बिकॉज हम लॉजिक के बेसिस पे कर रहे हैं, वी विल नॉट थिंक इन दैट मैनर, क्या पता एग्जामिनर ने इसमें गेम खेल ली हो। विद दैट माइंडसेट फिर तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आर मोटिव इज कि हम लॉजिक के बेसिस पे करें और माइंडसेट के बेसिस पे करें। और हमने पहले भी देखा है हमारा माइंडसेट क्या है, जो स्टेटमेंट्स लॉजिकल लग रही हैं हम उनको सही मार्क करके आएंगे, इवन इफ दे आर रॉन्ग, दैट विल बी दोज 30% क्वेश्चंस जो हमारे गलत होने हैं, बट 70% क्वेश्चंस विल बी करेक्ट बाय यूजिंग दैट मेथड। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is, there has been a persistent deficit budget year after year. Which of the following action or actions can be taken by government to reduce that deficit? मतलब आपका गवर्नमेंट का डेफिसिट बढ़ रहा है, उसे कम करना है। कम करने के क्या तरीके हैं? वेरी लॉजिकल है ये। या तो रेवेन्यू बढ़ाओ या क्या करो, आपके एक्सपेंडिचर को कम करो। देयर आर टू वेज टू रिड्यूस द डेफिसिट, या तो एक्सपेंडिचर कम करो या रेवेन्यू बढ़ाओ। अब देख लेते हैं चारों स्टेटमेंट्स में कहां पे रेवेन्यू बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। पहला है रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स, इट विल लीड मोर एक्सपेंडिचर, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। थर्ड इज रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, इफ यू आर रैशनलाइजिंग सब्सिडीज मतलब आप उन्हीं को दे रहे हैं जिनको रिक्वायरमेंट है, इट मींस एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इट विल रिड्यूस द एक्सपेंडिचर, दैट विल आल्सो बी करेक्ट। अगला है रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी, भाई अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी कम करेंगे तो गवर्नमेंट का टैक्स क्या होगा? कम। रेवेन्यू का होगा कम, हमें रेवेन्यू का करना है, बढ़ाना है, तो दैट विल आल्सो बी इनकरेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट सही हुई? फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऊपर जाके देखें तो यहां पे कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं? फर्स्ट नहीं, 1 एंड 3 कहां पे है? ओनली इन द सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बड़ा लॉजिकल है इकोनॉमिक्स में। तो आपके इकोनॉमिक्स के अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो फिर उसके बेसिस पे भी कुछ The establishment of Payments Bank is being allowed in India to promote financial inclusion. Payment Bank बनाए हैं to promote financial inclusion. Which of the following statements are correct in this context? पहला है payment mobile telephone companies and supermarket chains that are owned and controlled by residents are eligible to be the promoters of payments bank. मतलब जो मोबाइल टेलीफोन कंपनीज हैं और सुपरमार्केट चेन्स हैं, क्या वो पेमेंट बैंक बना सकती हैं? आपको पता ना कि एयरटेल का भी अपना क्या है? पेमेंट बैंक है। ये आपको पता है एयरटेल का अपना क्या है? पेमेंट बैंक है। तो उस सेंस में आप क्या मारेंगे इसका कि हाँ भाई मेरे को पता है कि ये हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से देखा, रियल लाइफ एग्जांपल, तो सही है ये। उसके बाद क्या देखा आपने? पेमेंट बैंक्स कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। आपको सिंपल पता है कि जो पेमेंट बैंक्स हैं ये पेमेंट से डील करते हैं, ये बैंक नहीं है, ये कोई लोन नहीं देते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं। ये वर्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड मतलब काइंड ऑफ अ लोन। ये बैंक्स लोन नहीं देते हैं, बस ये पेमेंट्स करते हैं, डिपॉजिट्स लेते हैं, वो भी अप टू अ सर्टेन अमाउंट, दैट इज 2 लाख रुपीज। ये फंडामेंटल है पेमेंट्स बैंक का, तो ये गलत हो गई है। सेकंड गलत आंसर वैसे ही आ गया 1 एंड 3। पेमेंट्स बैंक कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज। भाई अगर मुझे एक चीज बताओ, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये गलत हो गई, अगर ये गलत है तो ये सही हो गई। मतलब 2 एंड 3 कैन नॉट कम टुगेदर, बिकॉज क्रेडिट कार्ड इज नथिंग बट लेंडिंग ही होती है, वो इनडायरेक्टली एक तरह की लोन ही जाता है, क्योंकि आप किसी को पैसा खर्च करने दे देते हो, बाद में उससे पैसा लेते हो। तो अगर थर्ड सही है तो दूसरा सही नहीं, अगर दूसरा सही है तो थर्ड सही नहीं। तो हम 2 और 3 इकट्ठे नहीं आ सकते, तो आपने ये वाला काट दिया, और 2 और 3 में से एक पक्का आएगा, 2 और 3 में से एक पक्का आएगा, वो तीनों में है, और 1 पक्का है तो ये भी चला गया। अब 1 2 या 1 3। अब आप देखोगे पेमेंट बैंक्स अगर लैंड भी कर रहे हैं फिर वो तो बैंक्स भी बन गए ना, पर पेमेंट्स बैंक आर नॉट द बैंक्स इन द रियल मीनिंग ऑफ द टर्म। तो सेंस में आंसर क्या है इसका? 1 एंड 3। तो उस बेसिस पे आप लगा के आते हैं इसको। With reference to Li-Fi recently in news, which of the following statements is or are correct? भाई Li-Fi है, टेक्नोलॉजी है, अब इसको ना वर्ड एसोसिएशन से करने की कोशिश करें कि भाई Li-Fi है, जैसे वाईफाई होता है वैसे Li-Fi है। मतलब अगर हम वाईफाई की बात करते हैं Li-Fi में, तो आप साफ दिख रहा है यहाँ वर्ड, इट यूजेस लाइट एज अ मीडियम ऑफ हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। और लाई का मतलब ही क्या होता है? लाइट। भाई वाईफाई में यू यूज रेडियो वेव्स, यहाँ पे क्या यूज करते हो? लाइट का यूज करते हो। लिखा क्या? इट यूजेस लाइट एज अ मीडियम ऑफ
हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। हाई स्पीड तो अपने आप है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज्यादा ही होती है। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब क्या है, ये आपने वर्ड एसोसिएशन किया, वाईफाई से लाईफाई और एलआई से लाइट, काम सही। तो ये पहली स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल लॉजिकल है। इट इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इज सेवरल टाइम्स फास्टर देन वाईफाई। भाई वाईफाई में रेडियो वेव्स हैं, आप इतना पता लग गया कि इसमें अगर लाइट है, अगर इसमें लाइट है जो कि नाम लाईफाई से पता लग रहा है, ऑफ कोर्स ये वायरलेस तो होगी ना, वायरलेस तो ये है ही है, तभी तो लाइट कभी वायर पे चलेगी नहीं ना। जैसे वाईफाई क्या होता है भाई, वायरलेस होता है, वैसे लाईफाई भी क्या होगा, वायरलेस। तो आपने वाईफाई और लाईफाई को कंपेयर करने की कोशिश की, बस ये देखा दोनों की सेम प्रॉपर्टी है। बस मेन चीज क्या है, यहाँ पे क्या यूज करते हैं, लाइट। अगर लाइट यूज कर रहे हैं तो लाइट की स्पीड ज्यादा है, तो ये सेवरल टाइम फास्टर होगी वाईफाई से। बिल्कुल सही आंसर इज सी। आपको नहीं पता है क्या होता है लाईफाई, पर वाईफाई तो पता है, उसके कंपैरिजन में लाईफाई तो देखेंगे। जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वो टर्म और मीनिंग बनाना स्टार्ट कर देगी। तो जब जो चीज नहीं पता होती, स्टेटमेंट पढ़ के उसका मीनिंग और समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। आया समझ में। फिफ्थ, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। द टर्म इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस इज समटाइम्स इन न्यूज, INDC। भाई आप ना पूरा का पूरा पढ़ते होते हैं UNFCCC, उसमें जाके आप डिटेल में पढ़ते हैं। अभी रिसेंटली जो सम हुई है इनकी कॉन्फ्रेंस, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो उस टाइम बड़ा फंडामेंटल आइडिया आया था कि जो हम पेरिस क्लाइमेट चेंज लेके आए थे, डील लेके आए थे, उसमें आइडिया आया था INDC का। मतलब ये क्या है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस इंटेंडेड। मतलब हर नेशन अब डिटरमाइन करेगा कि वो क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए क्या कंट्रीब्यूट करेगा। ये टर्म बता रहा है, इंटेंशनली बताएगा नेशन की मेरी क्या कंट्रीब्यूशन रहेंगी क्लाइमेट चेंज को डील करने में। प्लेजेस मेड बाय द यूरोपियन कंट्रीज टू रिहैबिलिटेट रिफ्यूजीज। आपको इतना तो पता है कि INDC किससे लिंक था, UNFCCC से, तो रिफ्यूजी की बात ही नहीं है। प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइंड बाय कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। Capital contributed by member countries in establishment of Asian Infrastructure Bank. Plan of action outlined by the countries of the world regarding sustainable development goals. तो सबसे बेटर वर्ड ऑप्शन क्या है, बी। ये क्लाइमेट चेंज को लेके इतना पता होना है, क्लाइमेट चेंज को लेके डिस्कस करते हैं, तो आंसर क्या आता, बी। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ना तो रिफ्यूजी से लिंक है, ना AIIB से, ना आपका SDG से। बस ये चेक कर रहे थे, क्लाइमेट भी पता है तब भी हो जाएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्पस ऑफ उदय स्कीम। देखेंगे ना उस टाइम पे स्कीम्स बड़ी आती थी। कल हम देखी 2 स्कीम्स पड़ी थी, जैसे एक विद्यांजलि स्कीम थी, एक उन्नत भारत अभियान था, वैसे ही एक स्कीम है उदय स्कीम। उदय स्कीम, अब ना उदय स्कीम एक है, जैसे जिस स्कीम अगर आप उस टाइम पढ़ते, आजकल ये न्यूज में नहीं है, तो एक तो प्रॉब्लम ये भी है क्योंकि पेपर पुराना है, तो उस टाइम ये चीजें न्यूज में थी। अब उदय स्कीम को पढ़ेंगे, देन दिस स्कीम वाज सिंपली अ इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड स्कीम। मतलब ये क्यों आई थी कि जो हमारी कंपनी डिस्कॉम्स हुआ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उन पे बहुत ज़्यादा डेट था, उनको वहां से बचाने के लिए हम स्कीम लेके आए थे, प्रोवाइडिंग फॉर फाइनेंशियल टर्नआउट एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। इतना पता हो जाता, अब नहीं पता होगा आपके, क्योंकि अब ये न्यूज में नहीं है, पर ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को लेके थी, उदय को लेके थी। तो ये अब किसी को नहीं आता होगा, आपको करना भी नहीं है, उस टाइम न्यूज में था, तो इसकी आज रेलिवेंस भी नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर क्या है, डी। अगर थोड़ा सा आइडिया दे दें, उदय कौन सी स्कीम है कि डिस्कॉम्स को आपको रिवाइव करना है फाइनेंशियली। अगला देखें, विद रेफरेंस टू IFC मसाला बॉन्ड समटाइम्स इन न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको 8th क्वेश्चन के 2 स्टेटमेंट्स दी हैं मसाला बॉन्ड्स को लेके। अब ना मुझे बताएं, मसाला बॉन्ड्स में अब इसका नाम मसाला रखा होगा, तो इसका मतलब क्या है, मसाला किससे एसोसिएटेड है टर्म, ऑफ कोर्स इंडिया से ना, तो मसाला बॉन्ड्स में भी कुछ इंडिया का कुछ हो रहा होगा, तो उसी को देखते हैं। पहला है ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच ऑफर्स दिस बॉन्ड्स इज एन आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक। पहले ये पूछ रहे हैं भाई, इसने बोला है ये IFC मसाला बॉन्ड है, मतलब यही इशू करती होगी। अब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन किसका पार्ट है, वर्ल्ड बैंक का। अब आप पार्ट पढ़ते हो ना, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, उसके सब ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक होती है IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सिंपल बेसिक पढ़ते होते हैं आप, तो ये सही है। कौन सा, पहली स्टेटमेंट। सेकेंड इज दे आर द रुपी डिनोमिनेटेड। भाई मसाला हो रहे हैं, तो मसाला बॉन्ड्स इशू कर रहे हो आप, तो वो किस में होंगे, उसमें इंडिया की बात हो रही होगी, रुपी की बात होगी। तो पहले तो ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, ये सिंपल नॉलेज बेस्ड है,
आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन की कौन कौन सी बॉडीज हैं, वर्ल्ड बैंक की कौन कौन सी बॉडीज हैं, तो इतना तो पता होना चाहिए आपको। दे आर द रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स आर अ सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। भाई आपने मसाला बॉन्ड से लिख किया, हाँ रुपी डिनोमिनेटेड होंगे, तभी नाम क्या है मसाला बॉन्ड्स, तो इससे डेट फाइनेंसिंग होती है फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब भाई डेट फाइनेंसिंग किसी के लिए भी हो सकती है, या वर्ड क्या है मसाला बॉन्ड्स, इट कैन बी इशूड बाय पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। जब बॉन्ड इशू करोगे वो क्या करते हो आप पे डेट क्रेडिट होता है, डेट से पैसा भी आता है, तो क्या हो जाए डेट फाइनेंसिंग हो जाती है। मतलब आईएफसी मसाला बॉन्ड इशू करता है बाहर लोगों को, पर किस में, रुपी डिनोमिनेटेड, डॉलर में नहीं करता है। डॉलर में तो वैसे बॉन्ड्स होते हैं, बेस्ट क्या है इंडिया की करेंसी में डिनोमिनेटेड हो, ताकि जो इशू कर रहा है बंदा उस पर एक्सचेंज रेट का इंपैक्ट ना पड़े। तो ये बिल्कुल लॉजिकल स्टेटमेंट है। आप इसको गलत भी कर सकते हैं, कई बच्चे करेंगे कि भाई क्या पता है वर्ल्ड बैंक का पार्ट ना हो, आईएमएफ का पार्ट हो, पर आप ये देखते क्योंकि आईएमएफ का काम भी क्या होता है भाई, डेट फाइनेंसिंग होती है। मतलब डेट फाइनेंसिंग नहीं होती है, इसका काम क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को डील करना होता है। तो अगर आप सोच रहे होते कि इंटरनेशनल स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप इसको ब्लाइंडली करते कि भाई नहीं नहीं बॉडी लिखी है गलत होगी, तो आप इसको क्रॉस कर देते, आंसर बी मार्क कर देते। एक तो ये तरीका था, पर आपको हमने पहले बोला है आप बॉडी दे के गलत मार्क करोगे, पर लॉजिक लगाओगे उसके पीछे, उसके बाद अगर लॉजिक सही बैठा है तो टिक कर दोगे सही। ऐसे आंखें बंद करके काम नहीं करना है। बॉडी आई, आपने देखा मैं गलत करूंगा, गलत कर दिया, फिर मैं पढ़ता भी हूं, अगर लगा लॉजिकल तो मैं सही कर दूंगा। अब आपने देखा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इतना आपको पता लगा कि ये बॉडी जो है ये किसी की आर्म होगी, बस यहां वर्ड क्या, आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक, यहां किसकी होगी, आईएमएफ की। यही दो बॉडीज है ना, और तो कोई बॉडी है ही नहीं है। मतलब ये आर्म तो पक्का है, जो एग्जामिनर स्टेटमेंट बना रहा है उसको ये तो पक्का पता है ये किसी के अंदर है। अब ये आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक है या आईएमएफ, इस पे डाउट आ सकता है। ये होना कि किसी की आर्म नहीं है, फिर एग्जामिनर के माइंड में कैसे आया। तो आर्म तो है ही, बस प्रॉब्लम क्या है, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ। आईएमएफ क्या करता है, डेट फाइनेंसिंग करता है। डेट फाइनेंसिंग करता है नहीं भाई, वो तो क्या करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का काम करता है। डेट फाइनेंसिंग के लिए, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, डेट फाइनेंसिंग ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, तो मतलब ये आईएमएफ तो नहीं होगा, कौन होगा, ये वर्ल्ड बैंक ही होगा। तो आप क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। तो आपने पहली स्टेटमेंट पढ़ी, उसको गलत माना, फिर उसको देखने की कोशिश की, लॉजिकली देखा तो सही आ रहा था, तो क्या टिक कर देंगे, सही। तो आंसर क्या आएगा इसका, सी। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। हमें ऐसे रट्टाफिकेशन नहीं लगानी है कि मिनिस्ट्री आई तो वो गलत है। हाँ आई तो हम मानेंगे गलत है, पर हम उसको देखेंगे, अगर लॉजिक बैठ रहा हुआ सही तो सही, अदरवाइज गलत। अगर नहीं पता लग रहा कुछ भी तो गलत मार्क करेंगे। अगर मान लो आपको समझ ही नहीं आ रहा है इसमें, आपको लगा नहीं भाई आईएफसी तो क्या है, आईएफसी तो इंडिपेंडेंट है, किसी की आर्म नहीं है, पर आपको बता दिया ना कि एग्जामिनर ने इसको लिखा है इज एन आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो कहां पे खेला गया है कि बस वर्ल्ड बैंक है या कोई और बॉडी है, आर्म पे तो खेला ही नहीं गया है, क्योंकि उसे पता है ये किसी की आर्म है, वर्ल्ड बैंक की है, आईएमएफ की, ये आपको देखना है। तो स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, जो हमने पैटर्न देखे हैं कि एग्जामिनर किस चीज पे खेल रहा है स्टेटमेंट की, ये पता करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी और चीज के असम्पशन पे उसको गलत करके आ रहे हैं, इट मींस यू हैव नॉट डिकोडेड द माइंडसेट ऑफ यूपीएससी। आया समझ में ये चीज। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9th नंबर क्वेश्चन। अब 9th में क्या है, अब ये आ गया है विजयनगर अंपायर। आपको पहले बताया ना कि विजयनगर अंपायर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज यूपीएससी प्रीलिम्स इज कंसर्न्ड। बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है देखो, रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेवराया द रूलर ऑफ विजयनगर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट दी हैं। अब ना मान लो आपने नहीं भी पढ़ा हुआ विजयनगर अंपायर, भाई आप किंग, आपको विजयनगर अंपायर के बारे में ब्रॉड आइडिया तो है ना कि इट वाज वेरी फेमस। अगर फेमस होगा तो पक्का उसका इकोनॉमिक सिस्टम क्या होगा, अच्छा होगा। अगर भाई कोई किंगडम बहुत, मान लो आप बोले कि अशोक या अकबर की बात करें, उनका किंगडम बड़ा था, तो भाई बड़ा तभी होता है ना, किंगडम एम्पायर तभी बड़ा होता है जब उसकी इकोनॉमी क्या हो, स्ट्रांग हो। बिना इकोनॉमी के एम्पायर बड़ा नहीं हो सकता है। और वही पूछा, उनका इकोनॉमिक सिस्टम में पूछा है, द टैक्स रेट ऑन लैंड वॉज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड। भाई अगर आप बिना क्वालिटी ऑफ लैंड के बेसिस पे लैंड रेवेन्यू ले रहे हैं, इट इज नॉट गुड फॉर द किंग ऑल्सो, इट इज नॉट गुड फॉर द पीजेंट्स ऑल्सो। वो इकोनॉमी ग्रो कर ही नहीं पाएगी। तो वो इकोनॉमी ग्रो की होगी जिसमें कोई सेंसिबल चीज की होगी कि लैंड की क्वालिटी के बेसिस पे टैक्स लेंगे, ताकि प्रजा भी खुश रहे और राजा भी, और इकोनॉमी ग्रो करे। आपने सभी पे सेम टैक्स लगा दिया, जो वीक थे, जिनकी लैंड क्वालिटी वीक थी, उन पे भी सेम इंपैक्ट पड़ा, और जिनकी सही थी उस पर भी सेम इंपैक्ट पड़ा। इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी इन लॉन्ग रन। तो मतलब ये तो पक्का किया होगा विजयनगर एम्पायर ने, तभी वो एम्पायर बड़ा था।
प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप्स पेड एन इंडस्ट्रियस टैक्स। प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप्स पेड एन इंडस्ट्रीज टैक्स। भाई एक चीज बताएं, विजयनगर एम्पायर पे अगर टैक्स नहीं होगा इंडस्ट्री पे, तो फिर सरकार ने इतनी बड़ी आर्मी कैसे बनाई होगी? टैक्स सिस्टम तो अच्छा रहा होगा। अगर एग्रीकल्चर पे टैक्स लग रहा है तो इंडस्ट्री पे क्यों नहीं लगेगा? सिंपल लॉजिक है। अगर इन पे लग रहा है टैक्स तो यहाँ पे भी लगा होगा, उनका टैक्सेशन सिस्टम अच्छा होगा। मेरा नाम है, अगर टैक्सेशन सिस्टम वीक होता तो इकोनॉमी ग्रो क्यों होती? तो हमने बस सिंपल लॉजिक लगाया कि विजयनगर एम्पायर बहुत बड़ा था तो उनका टैक्स सिस्टम भी अच्छा होगा, एग्रीकल्चर पे भी टैक्स होगा, इंडस्ट्री पे भी टैक्स होगा, इस पे क्वालिटी के बेसिस पे होगा। सीम्स वेरी लॉजिकल। अगर कोई किंग इतना बड़ा है तो एक किंग को हम जानते हैं एज अ गुड रूलर ऑफ द एम्पायर। तो विल मार्क बोथ एज करेक्ट। तो आंसर इज सी। फिर चाहे आंसर ए हो चाहे बी हो, हम क्या लगा के आएंगे? सी, बिकॉज वी जस्ट सॉल्व इट ऑन अ ब्रॉड सेंस। तो इसका आंसर है भी क्या? सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज अ लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी? अब मुझे ये बता दो बस, आपको शुंग डायनेस्टी पता है? कोई लव स्टोरी की बात हो रही है। अब शुंगा डायनेस्टी के अगर आपको किंग्स भी पता है, अगर आपको शुंगा डायनेस्टी के किंग्स भी पता है, तब भी ये क्वेश्चन हो जाता। बताओ कैसे? जैसे आपने सोचा कि भाई कोई किंग है जो शुंगा डायनेस्टी का है। मैं पहले रिकॉल करता हूं कि भाई कौन कौन से किंग थे शुंगा डायनेस्टी के। अगर मेरे को वो पता लग गए देन मैं वो कर लूंगा। तो आपने रिकॉल करने की कोशिश की कि भाई मुझे पता है पुष्पमित्र शुंग थे, वासुमित्र थे, अग्निमित्र थे, तो ये थे ना किंग्स। तो आपने देखा, मैं ऑप्शंस देखता हूं, या वर्ड क्या आ रहा है? अग्निमित्र। आपने देखा शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर, सन ऑफ द फाउंडर, फाउंडर नहीं है, फाउंडर कौन था? पुष्पमित्र शुंग। उसके बाद कौन आया था? अग्निमित्र। तो एक तो आपने यही पता कर लिया कि पुष्पमित्र शुंग था, उसका बेटा था अग्निमित्र। अग्निमित्र की लव स्टोरी है, नाम में अग्निमित्र लिखा है, आगे लिखा है मालविका, लड़का लड़की की लव स्टोरी। तो ये टिक करेंगे। आंसर क्या है? बी। आपको नहीं पता बुक का नाम क्या है, पर भाई ये तो लॉजिक आएंगे ना कि अगर आपको पता है कि पुष्पमित्र का शुंग का बेटा अग्निमित्र था और अग्निमित्र का नाम दिख रहा है, तो आंसर यही होगा ना। अब एग्जामिनर आप ये सोचेंगे क्या पता उसने जान के अग्निमित्र नाम लिख दिया हो, पर इस बुक में लव स्टोरी की बात ना होती हो। ये लॉजिक नहीं लगाने हैं। इफ यू आर डूइंग द पेपर इन दैट सेंस कि क्या पता एग्जामिनर ने गेम खेली हो, यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स। जो सेंसिबल है, मोस्ट लॉजिकल चीज है, वी विल मार्क दिस एज करेक्ट। उसी से पेपर क्लियर होगा। और कभी भी एग्जामिनर ने ऐसे नहीं किया है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर भी बी है, इट मींस एग्जामिनर लॉजिक को इंपॉर्टेंस दे रहा है, ना कि आपको ये सोच के कि वो जान के ऐसा बना रहा होगा कि आप गलत कर दें। ऐसा नहीं है। वी हैव नॉट सीन दैट टिल नाउ। और ऐसा अगर होगा तो 5-6 क्वेश्चंस में होगा, पर हमें तो 100 क्वेश्चन करने हैं। तो हमारे लिए तो एडवांटेज क्या है, हम लॉजिक के बेस पे जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू समटाइम्स फाइंड द टर्म्स एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स? भाई तीनों आप बहुत बार पढ़ते होते हैं, ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी या ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। और ये जब सब्सिडी की बात आती है तो ये आती होती है, आपको सिंपल पता है, WTO अफेयर्स में, कि WTO में बात हो रही होती है कि कौन कंट्रीज कितनी सब्सिडी देंगी। बिकॉज आप इतना दिमाग लगा लेते हैं सब्सिडी होती है तो वहां पे क्या होता है? फ्री ट्रेड नहीं होता है। फ्री ट्रेड का आइडिया किसका है? WTO का। काम खत्म। कि सब्सिडीज आर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ फ्री ट्रेड, एंड फ्री ट्रेड से कौन डील करता है? WTO। तो ये टर्म भी किससे एसोसिएट होगी? WTO से। तो इसका आंसर वैसे ही क्या आ गया? 11th का आंसर इज ए। Now let's see the question number 12. Question number 12. Which of the following are included in the capital expenditure? Included in the capital expenditure. बताया है यहाँ पे कि भाई कौन कौन सी चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगी। पहला है एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड्स, बिल्डिंग एंड मशीनरी। भाई कैपिटल चीज वो होती है, कैपिटल बजट वो होता है जिससे क्या बनता है? आपका एसेट बनता है।
कैपिटल बजट में वो आता है जिससे किस पे इंपैक्ट पड़ता है? सिंपल, या तो लायबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा या फिर एसेट पे इंपैक्ट पड़ेगा। अगर दोनों पे कोई भी इंपैक्ट पड़ रहा है तो वो चीज कहां पे आई? कैपिटल में। जब आपने रोड बिल्डिंग बनाई, इससे क्या बन रहा है? एसेट बढ़ रहा है, तो ये कैपिटल बजट होगा। लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, जब आपने लोन लिए उससे लायबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ये भी इसका पार्ट होगा। लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो ये भी क्या है भाई? एक तरह का जब आप लोन दे रहे हो स्टेट्स के लिए, तो वो क्या है? एज आपके लिए लोन क्या होता है? एसेट ही होता है, तो इट इज एसेट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो तीनों किसका पार्ट होंगे? इसका पार्ट होंगे। दैट इज डी इज आंसर। तो कैपिटल बजट का सिंपल फंडा होता है, आपने पढ़ा हुआ है कि इससे एसेट या लायबिलिटी चेंज होते हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तीनों में एसेट लायबिलिटी में इंपैक्ट पड़ रहा है कहीं ना कहीं पे। तो आंसर क्या है इसका? ऑल थ्री। सिंपल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अगला है, व्हाट इज और आर द इंपॉर्टेंसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये तीन स्टेटमेंट्स हैं। अब जितनी ज्यादा स्टेटमेंट लेंदी हैं उतने चांसेस क्या होते हैं सही होने के। तो चांसेस है कि ये स्टेट क्वेश्चन हम क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। बट लेट्स सी दैट क्वेश्चन फर्स्ट। हम एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर देखेंगे हम इसको डिकोड कर पा रहे हैं या नहीं। देखिए, पहला है इट एम्स टू, और जैसे ही एम दिखा ना आपका दिमाग खटका कि एम्स में मतलब ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, और ऑब्जेक्टिव हमेशा सही दिया होता है अनलेस और अनटिल उसमें कोई वाहियात बात ना की गई हो। तो हम पढ़ते हैं, इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव रैशनल प्रोग्राम्स एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स। इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स हैं, इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स हैं, इफेक्टिव एक्शन है। क्या गलत बात है? सब लॉजिकल बातें हैं। तो पहला तो वैसे सही हो गया, पहला सही करते ही आपने ये गलत कर दिया। इट हैज अ स्पेशल या पर्टिकुलर फोकस इन ऑन साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन्स एंड इट्स सेक्रेटरिएट facilitates the allocation of portion of financial resources to these regions। मतलब दे आर सेइंग कि ये जो कन्वेंशन है इस पे ज्यादा फोकस करती है, साउथ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका पे। ठीक है, अब यहां पे क्या रीजन दिया है, तो ये फैक्ट है। क्या पता किसी और रीजन पे फोकस करती हो, क्या पता ये किसी रीजन पे फोकस ना ही करती हो, स्पेशल फोकस ना हो। अगला है, इट इज कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच encouraging the particular participation of local people in combating desertification। अब ना जब भी कभी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट्स में आए कि इसमें हम पीपीपी मॉडल अप्लाई कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसमें लोकल पॉपुलेशन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट हमेशा सही होती है। भाई ये यूएनसीसीडी है, इफ दे आर सेइंग लोकल पीपल को इन्वॉल्व करना है तो क्या गलत बात है? इट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। आज की फिलॉसफी इससे लिंक्ड है। तो अगर लोकल पीपल को इन्वॉल्व करना है, इट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, इट इज नॉट अ नेगेटिव एस्पेक्ट। और ये फिलॉसफी ऑफ द डे है। ऐसा करना, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करना इज अ पॉजिटिव एंड अ कॉमन थिंग इन दीज कॉन्फ्रेंसेस। तो ये इसमें कुछ गलत क्या है? ये बोलेंगे कि इसमें हम लोकल पॉपुलेशन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो उससे क्या डेजर्टिफिकेशन अच्छी हो जाएगी, रुक जाएगी? मतलब उससे नहीं, उनको इन्वॉल्व करोगे तो रुकेगी। इतनी बड़ी कन्वेंशन होगी, इतने पन्ने इसके होंगे, क्या उसमें लोकल लोगों को लेके नहीं फोकस होगा? तो चांसेस क्या है? बिल्कुल होगा। आप ये सोचो बस कि लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन होना अच्छी चीज है कि नहीं है, तो अच्छी चीज है, बॉटम अप अप्रोच। दूसरी बात, अगर ये मान लो कन्वेंशन में नहीं होगी चीज, कन्वेंशन में ये तो लिखा होगा कि हमें लोकल पॉपुलेशन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, लिखा होगा तभी एग्जामिनर के माइंड में आई होगी, वो भी हमारे लिए सही है। तो थर्ड तो करेक्ट है, 1 and 3। तो ये गया, बचा क्या? 1 3 एंड 1 2 3। अब सेकंड 3 स्टेटमेंट दी हैं, ये दोनों क्या है? बड़ी जेनरिक, लॉजिकल है, फिलोसॉफिकल है, ये फैक्चुअल है। अब मेरे को पता है कि भाई तीनों स्टेटमेंट में तीनों के सही होने के चांसेस कम है, क्योंकि इनमें से एक ही फैक्ट है, वो रीजन है। क्या पता यहां पे साउथ अफ्रीका हो, क्या पता यहां पे अफ्रीका हो, क्या पता यहां पे पूरा एशिया हो, और दूसरा नॉर्थ अफ्रीका क्यों भाई? तुम ये भी तो सोचो ना कि डेजर्टिफिकेशन जहां पे हो रही है वो सेंट्रल अफ्रीका भी तो हो सकता है। सेंट्रल अफ्रीका में ज्यादा डेजर्टिफिकेशन है एज कंपेयर टू नॉर्थ अफ्रीका, तो सेंट्रल अफ्रीका में क्यों नहीं है? यहां पे ही क्यों फोकस है? अगर इन पे फोकस है इसका मतलब क्या है? इन पे ज्यादा डेजर्टिफिकेशन हो रही है, बाकी क्या एरिया में नहीं हो रही है। तो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि ये नामकरण नहीं सही है। डेजर्टिफिकेशन होता है यहां पे अफ्रीका होता, एशिया होता, फिर भी मार्क कर देता है। वर्ड क्या? साउथ एशिया, नॉर्थ अफ्रीका।
तो ऐसा नहीं है, फैक्टुअल है, ये गलत होगा, तो आंसर क्या मानेंगे हम? सी। इनका आंसर है भी क्या? सी। तो आपको पता लगा कि एग्जामिनर ना तो ऑब्जेक्टिव पे खेलता है, ना एम्स पे खेलता है, ना कोई जो फिलोसफिकल चीजें या पॉजिटिव चीजें उस पर खेलता है, ये फैक्ट्स पे ही खेलता है। दिस इज अ पैटर्न दैट वी आर डिकोडिंग अगेन एंड अगेन। इसका कोई वो नहीं है कि रट्टाफिकेशन है, बस स्टेटमेंट देख के समझ में आ जाता है कि एग्जामिनर के पास एक स्टेटमेंट में खेलने का मौका था, वो कौन सी थी? ये, और इसमें खेला भी है, ये गलत भी है, बाकी दोनों चीजें क्या है? सही। ऑब्जेक्टिव को भी गलत नहीं होता है, और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, पीपल पार्टिसिपेशन, लोकल पीपल पार्टिसिपेशन, ये हमेशा क्या होते हैं? सही होते हैं। मान लो कल को आ जाए कि UNFCCC में लोकल लोगों को इन्वॉल्व करना है, तो ऑफ कोर्स करना होगा ना भाई। क्लाइमेट चेंज में बिना लोगों के इन्वॉल्वमेंट के चीजें कैसे हो जाएंगी? कॉमन सेंस है। और ये कन्वेंशन में कहां लिखा होगा? देखो भाई, यहां तो वो क्या करे बंदा, अब मान लो इसका आंसर, ये मान लो ये गलत होता, मान लेते हैं गलत है, इसका मतलब क्या है? लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन नहीं है। एग्जामिनर ने पूरी कन्वेंशन पढ़ी, कम से कम 150-200 पन्नों की, उसमें से उसने ढूंढा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन लाउड नहीं है, और नेगेटिव उस चीज उसमें लिखी नहीं होती है। तो अगर नेगेटिव लिखी नहीं होगी तो उसे सारा पढ़ना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि जो ये लिखा है पक्का गलत हो। जो लिखी है स्टेटमेंट मैंने कि लोकल लोगों का पार्टिसिपेट होना चाहिए, अगर ये गलत है मान लेते हैं, तो उसे देखना पड़ेगा पूरे कन्वेंशन में किसी पन्ने में उसमें लिखा तो नहीं हुआ। तो एग्जामिनर ये काम नहीं करेगा। इट इज अ लिमिटेशन ऑन द पार्ट ऑफ एग्जामिनर टू डू दैट। तो ये स्टेटमेंट पक्का ही सही होगी, क्योंकि अगर ये गलत है, इसको गलत मान के देखें कि ये गलत मान ली, तो एग्जामिनर ने गलत कैसे ढूंढी होगी, वो ढूंढना मुश्किल है, तो मतलब ये सही ही होगी। दिस इज द थिंग दैट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। दिस थिंग यू हैव टू इंटरनलाइज कि एग्जामिनर की अपनी क्या लिमिटेशंस हैं। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर अगला 14। क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 नंबर देखें। इट इज रिसेंटली विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैव बीन इंक्लूडेड इन IMF। अब भाई, इंडिया की करेंसी IMF में नहीं है। अब ये पंगा है कि 2017 क्वेश्चन है, तो ये न्यूज में आजकल थोड़ा ना है। उस टाइम चाइना की करेंसी को ऐड किया गया था, रेनमिबी, और इसी में रेनमिनबी में ऐड किया गया था। ये फैक्चुअल है, अब नहीं आता होगा। अब तो आप ये पढ़ते हैं कि चाइना की करेंसी उसका पार्ट है, पर उस टाइम ये ऐड की गई थी। 2017 के 16 की बात है, 17 में क्वेश्चन आया था। अगला है, तो नहीं आ रहा तो डरे नहीं इससे, इसको वैसे नॉलेज के बेस पे देखें, क्योंकि आप कंटेक्स्ट चेंज हो गया ना, अब उस चीज की रेलेवेंस नहीं है तो आपको नहीं पता है। अब इसको तुम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है ना भाई, आपको ये पता है कि इंडिया की करेंसी अभी IMF में नहीं आई है। बास्केट ऑफ करेंसी अगर आपने पढ़ी हो, आज भी पढ़ी हो कि IMF की बास्केट में क्या आती है करेंसीज, उसमें इंडिया वाली आज भी नहीं है, तो तब तो ऐड नहीं की होगी। रूबल क्या है, रशिया वाली तो पहले ही ऐड है। अब क्या बची है? रेनमिनबी एंड रैंड। अब आपको पता है ये चाइना की है, और ये रिस्की था, एटलीस्ट B और D पे पहुंच पाते। और आपने देखा था कि रैंड जब पढ़ते हैं, मान लो आपको आज क्वेश्चन सॉल्व करना हो, रैंड हमारे IMF में है ही नहीं है, तो आपने पहले देखा कि IMF में कौन कौन सी हैं, दो ही बची, ये और ये, और कहोगा कि रशिया तो पहले ही ऐड हुआ इसमें, तो ऐड कौन सा किया गया होगा? चाइना वाला। तो यही सोच लेते, और लगता है चाइना है भी क्या, इमर्जिंग है, तो उसकी करेंसी को ऐड करना लॉजिकल भी बनता है। विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, IMFC, International Monetary and Financial Committee, consider the following statements. Consider the following statements. पहला है, IMFC discusses members of concern affecting the global economy and advises the IMF on the direction of work. The World Bank participates as observer in IMFC meetings. अब आपको पता लग गया है यहाँ पे क्या है, IMF, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, मतलब कहीं तो खेला हुआ है। ये तो आपको देख के पता लगा, यहाँ पे IMF है और वर्ल्ड बैंक, कहीं तो खेला हुआ है। अब कहाँ पे हुआ है ये आपको देखना पड़ेगा। तो आपने देखा कि भाई पहली स्टेटमेंट और दूसरी में से एक तो पक्का गलत है, ये आपको देख के पता लग गया। तो क्यों देखा आपने कि यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड बैंक है, यहाँ पे IMF है, तो आपने सोचा इन दोनों में से एक पक्का गलत होगी, आपने मान लिया कि वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बट वी हैव टू अप्लाई द लॉजिक ऑल्सो। आंखें बंद करके नहीं करना है कि इनमें से दोनों में से एक गलत है, हम देखेंगे। पहला कह रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी डिस्कसेस दीज थिंग्स, मैटर्स ऑफ कंसर्न अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी एंड एडवाइजेस। अब
आईएमएफसी आईएमएफ को करती है गाइड या वर्ल्ड बैंक को करती है, ये डाउट आया आपका। भाई आईएमएफ का काम है ग्लोबल इकोनॉमी में क्या बनी रहे, स्टेबिलिटी को लेके होती है वो। IMF is more about the stability and World Bank is more about the development. वर्ल्ड बैंक पॉजिटिव चीजें करता है, IMF नेगेटिव चीजें नहीं होने देता है। तो अगर ये कमेटी है IMFC, ये वर्ल्ड बैंक को गाइड करेगी या IMF को? आपको समझ में ये तो आ गया कि जो चीज लिखी है ये तो गलत नहीं होती है, ये हमेशा सही होती है, ये कभी गलत नहीं होती है। क्या ये एडवाइस करता है? हाँ करता है। अब डाउट है IMF को करता है वर्ल्ड बैंक को करता है, तो किसको करता होगा? IMF को करता होगा। ये सही हो गया, वर्ल्ड बैंक ये काम नहीं करती है। अगला है द वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट्स एज ऑब्जर्वर। भाई ये एक सिंपल लाइन है कि इस मीटिंग्स में वर्ल्ड बैंक एज अ ऑब्जर्वर बैठता होगा। भाई वर्ल्ड बैंक को लोन देने हैं, उसे तो पता होना चाहिए क्या चल रही है सिचुएशन। अगर वो बैठ जाएगा उसे पता लग जाएगा, वो लोन सही तरीके से देगा। तो वर्ल्ड बैंक आके चेयर पे बैठ रहा है, उससे गलती क्या है? ऑब्जर्वर की तरह बैठ रहा है, तो सीम्स वेरी लॉजिकल। आपने सोचा एक गलत है, पर जब पढ़ा तो समझ में आया कि दो बॉडीज हैं, पर ये यहीं पे आएगी और इसको यहां पे लिखने में कोई भी हमें क्या है दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी लॉजिकल। क्योंकि ऑब्जर्वर कोई बड़ी बात हो रही है, वहां पे सारे बैठते हैं बैंक एज अ ऑब्जर्वर। और IMF और वर्ल्ड बैंक वैसे भी हैं क्या, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं, एक ही ने बनाए हैं USA ने, तो उसके काम में वो बैठ जाएगा तो क्या दिक्कत है? बोथ आर करेक्ट। तो आपने एक गलत माना था, पर जब पढ़ा तो पता लगा बड़ा ही लॉजिकल है, क्योंकि जो दिए हुए हैं बड़े लॉजिकली दिए हुए हैं। तो जैसे मिनिस्ट्री होती है, मानते गलत हैं पर पढ़ते हैं, अगर वो लॉजिकल हो तो सही भी मार्क कर देते हैं। तो इस चीज ऐसे करना है पेपर, आंखें बंद करके नहीं, लॉजिक को हमेशा सुप्रीम रखना है। आई एम टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय गरिमा मिशन इज अ नेशनल कैंपेन। अब मुझे ये बताएं, गरिमा मिशन है, राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल पे। पहली बात तो वर्ड क्या है, नेशनल लेवल पे। गरिमा मतलब रिस्पेक्ट की बात हो रही है, मतलब गरिमा की बात होती है जब कहना ये चीज मेरी गरिमा के अगेंस्ट है, मतलब वो इनह्यूमेन चीज है। गरिमा की बात होती है व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग इनह्यूमेन। अब इसमें देखें कौन सी चीज आपको लग रही है इनह्यूमेन। मतलब इस गेम में क्या कर रहे होंगे, किसी की हेल्प कर रहे होंगे, उनकी गरिमा बचा रहे होंगे। उनकी गरिमा क्या होगी, हार्म हुई होगी पहले, मतलब उनका क्या हो रहा होगा, इनह्यूमेन काम कर रहे होंगे वो, जो कि सही नहीं है, गरिमा बचानी है उनकी। देखते हैं क्या है, रिहैबिलिटेट द होमलेस एंड डेस्टिट्यूट पर्संस एंड प्रोवाइड देम सुटेबल सोर्स ऑफ इनकम। अब ये उनकी गरिमा की बात नहीं है, उनके पास घर नहीं है, इट इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू गरिमा। रिलीज द सेक्स वर्कर्स फ्रॉम देयर प्रैक्टिस एंड प्रोवाइड देम विद ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड। भाई मुझे एक चीज बताएं, सेक्स वर्कर्स को हमने लीगलाइज माना है सुप्रीम कोर्ट ने, तो एज सच दिस इज नॉट अगेंस्ट द गरिमा। अगला, पर देख भी क्या पता इसको गरिमा के अगेंस्ट मानता हूं कि उनको ये करना पड़ रहा है। इरेडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहैबिलिटेट द मैनुअल स्कैवेंजर्स। हाँ, मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम गरिमा के अगेंस्ट है, दैट स्टिल पीपल आर डूइंग दीज थिंग्स। ये भी सही लग रहा है, ये क्या ज्यादा सही लग रहा है। रिलीज द बॉन्डेड लेबर्स फ्रॉम देयर बॉन्डेज एंड रिहैबिलिटेट देम। बॉन्डेड लेबर, ये भी सही लग रहा है। तो आपने देखा गरिमा के अगेंस्ट कौन सा काम है, कि मैं अब ये तो मार्क नहीं करूंगा क्योंकि मुझे दो ऑप्शन पड़े हैं जहां पे क्या गरिमा की बात ज्यादा हो रही है। अब गरिमा की मैनुअल स्कैवेंजर्स में ज्यादा है या बॉन्डेड लेबर्स में, तो कौन सा काम गरिमा के अगेंस्ट है? तो दैट इज मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो आंसर क्या है इसका? सी। आप ये देखें ना, आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढना है। आपने देखा कि ए तो नहीं है, फिर लगा था बी हो सकता है, पर बी देखा तो लगा सी तो पक्का ही है, बी तो नहीं है। फिर डी पढ़ा, डाउट आ गया सी या डी में से। फिर आपने जब ये देखा सी और डी में से डाउट है, फिर लगा कौन सी चीज गरिमा के अगेंस्ट है, मैनुअल स्कैवेंजिंग। बॉन्डेड लेबर नहीं है, वो तो धक्के से करवाई गई है, वो भी गरिमा के अगेंस्ट हो सकती है कि फोर्स्ड है वो भी, पर सबसे ज्यादा गरिमा वाली बात कौन सी, इनह्यूमन बात कौन सी है, मैनुअल स्कैवेंजिंग। दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा लगा के आओगे आप, सी या डी? सी। तो समटाइम्स यू हैव टू गो विद द लॉजिक एंड यू हैव टू चूज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, मोस्ट एप्रोप्रिएट वन, रेदर देन कि सोचे क्या पता सी हो क्या पता डी हो। गो वन डेप्थ और जाके देखें कि गरिमा की बात होती है मैनुअल स्कैवेंजिंग में, बॉन्डेड लेबर में ज्यादा होती है
मैनुअल स्कैवेंजिंग, तभी नाम क्या रखा है, राष्ट्रीय गरिमा मिशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, with reference to cultural history of medieval India, consider the following statements. Siddha of Tamil region were monotheistic and condemned idolatry. Lingyats of Kannada region questioned the theory of rebirth and rejected the caste hierarchy. अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो कि लिंगायत ऑफ कन्नड़ रीजन या थोड़ा ऑफ सिद्धार्थ ऑफ तमिल, अब अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देन दिस क्वेश्चन हैज टू बी स्किप्ड। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है लिंगायत के बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो समझ में आएगा, दे वर अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, पर डिड दे क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ? स्टिल डाउट, क्योंकि भाई है तो ये लिंगायत तो शिवा और हिंदुइज्म में थ्योरी ऑफ बर्थ को मानते हैं, पर आपको अगर डिफरेंस नहीं पता है कैसे लिंगायत एक अलग सेक्ट है, ये अपने आप को हिंदुइज्म नहीं मानते हैं, अगर ये आपने पढ़ा होता तो समझ में आता, पर अदरवाइज दिस क्वेश्चन हैज टू बी स्किप्ड। पर नॉलेज के बेस पे बता देता हूं कि यस, दे क्वेश्चन द आइडिया ऑफ रीबर्थ एंड दे क्वेश्चन द कास्ट सिस्टम, तो ये सही है। एंड सिद्धार्थ वर बेसिकली मोनोथिस्टिक एंड दे वर प्रैक्टिसिंग एंड दे वर कंडेमनिंग आइडोलेट्री। और जो मोनोथीस्ट होते हैं, अब जो आप ये देखें, अगर कोई इंसान मोनोथीस्ट है तो एक ही भगवान में विश्वास करता है, तो फिर आइडल्स तो उसके नहीं होंगे कि कौन सा भगवान कैसे दिखता है, तो दोनों साथ साथ चलती हैं चीज़ें। पर ये ऐसा करते थे, आपको कैसे पता? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, अब पता लग गया है, जाके इसको सर्च कर लें। बट दिस क्वेश्चन हैज़ टू बी स्किप्ड अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है सिद्धार्थ और लिंगायत के बारे में। है तो कर पाते, तो जिसको पता होता तो उनके लिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल ईजी था, बिकॉज वो लिंगायत पढ़ते हैं, तो दो डिफरेंसेस तो होते हैं, कास्ट सिस्टम और रिवर्थ वाला। और ये वाले अगर सिद्धा के बारे में पता होता कि सिद्धार्थ क्या हैं, कैसे क्या हैं वो, जैसे यहाँ बड़ा सितार्स या सिद्धार्थ, तो ये समझ में आता कि भक्तिज हैं, तो ये ऐसा ही करते होंगे। तो भक्ति में भी दो होते हैं, सगुण और निर्गुण भक्ति, तो ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए था, तभी कर पाते, अदरवाइज उसको स्किप करने का ही फायदा था। हर क्वेश्चन नहीं होता है, तो आपको देखना है अपने नॉलेज बेस क्या है। पर स्किप करके भी आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस क्वेश्चन से कट ऑफ डिसाइड होने वाली है भी नहीं। बहुत लोग करेंगे गलत होगा, कुछ करेंगे सही हो जाएगा, पर ये कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर है ही नहीं है इस चीज में। जो मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं, एस्पिरेंट्स करेंगे, वही क्वेश्चन होता है जो आपकी कट ऑफ डिसाइड करता है। जो बहुत ही 1-2% कर रहे हैं, वो कट ऑफ का पार्ट बनता ही नहीं है। फिर वो इन जनरल, वो तो जो 2-4 लोग हैं, वो तो वैसे ही गेम के अंदर हैं, उनसे कट ऑफ डिसाइड भी नहीं होती है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म इंपोर्ट कवर। अब ना आपको पता ही नहीं क्या होता है इंपोर्ट कवर, वर्ड एसोसिएशन करते हैं कि कौन सा जो नीचे लिखा हुआ है टर्म इंपोर्ट कवर से लिंक होगा। पहला, इट इज द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ कंट्री। कवर कहां पे वर्ड आया? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री। कवर कहां से वर्ड आया? इट इज द रेशियो बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड दैट ऑफ इंपोर्ट्स बिटवीन टू कंट्रीज। कवर कहां से आया? It is the number of months of imports that could be paid for a country's international reserves. It is the number of months of imports that could be paid. मतलब इंपोर्ट कवर क्या है कि तुम अपने इंटरनेशनल फॉरेक्स रिजर्व हैं, उससे कितने महीने तक इंपोर्ट कर सकते हो, कि आपका फॉरेक्स कितना इंपोर्ट कवर कर सकता है। यहाँ पे वर्ड कवर आ रहा है ना, यहाँ पे कहीं वर्ड आया जो कवर कर रहा हो कोई चीज, तो सिंपल वर्ड एसोसिएशन से कौन सा आंसर है इसका? डी इज द आंसर। आराम से पढ़ें भाई, जब एग्जामिनर बना रहा है ना, उसने आंसर बना के यहाँ पे लिख दिया, अब वो कोई भी बकवास कर रहा है ऊपर, इट इज द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट बाय इंपोर्ट, वो भूल गया कि भाई इंपोर्ट कवर नाम की चीज है, जो ये लॉजिक से बनाया है हमने वर्ड, वो लॉजिक तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है। कोई वर्ड कवर तो डाल देता, ये डाल देता भाई, इट इज द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट्स दैट कैन कवर द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो भी हम सोचते, पर वो डाल ही नहीं पाया है, वो रेशो कवर करता रह गए। तो इंपोर्ट कवर, तो वर्ड एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस पे कभी ना डाउट करें, इससे बहुत हेल्प होगी आपकी एटिमोलॉजी से, वर्ड एसोसिएशन से। 19 है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कम्युनिटी समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज एंड इन द अफेयर्स ऑफ। कौन सी ये रीजन्स हैं, कौन सी कंट्री से लिंक्ड है? पहला है कुर्द रीजन। अब कुर्द रीजन आपको पता है कि दिस रीजन इज इन बेसिकली ऑफ
मिडल ईस्ट का है, ईरान इराक वाली साइड का है, बांग्लादेश की तो बात ही नहीं है इसमें। कुर्द तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया है। मधेशीज आर बेसिकली नेपाल से लिंक्ड हैं। रोहिंग्याज जो हैं, अब रोहिंग्या आपको पता है कि म्यांमार और बांग्लादेश से हैं, पर आए कहाँ से हैं? ये म्यांमार से माने जाते हैं। तो 19th का आंसर क्या है? सी इज द आंसर, कि कुर्द तो नहीं है। कुर्द बेसिकली अगर होता इराक सीरिया तो मैं सोचता, ये सारे उसी आसपास फैले हुए हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया है। 1 गलत बचा, ये दोनों क्या हैं? सही। ये उस टाइम भी न्यूज़ में थे, आज भी न्यूज़ में है। रोहिंग्याज एंड मधेसीज ये न्यूज़ में होती हैं। मधेसीज वो हैं जो प्लेन्स में रहते हैं इन नेपाल, वो इंडिया से ज़्यादा लिंक करते हैं मधेसीज उस सेंस में। तो उस अभी ना ये उस टाइम न्यूज़ में थी, अगर आज नहीं आ रहे टेंशन ना लें। आज के अगर आपको रीजन पता है, जैसे यूक्रेन वॉर चल रहा है, रशिया या ईरान यूएसए वॉर है, अगर उनके रीजन पता है नॉर्थ अफ्रीका में क्या हो रहा है, देन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। अगर ये नहीं पता है, आपको पता होने भी नहीं चाहिए, बिकॉज यू डिडंट स्टडी द न्यूज़पेपर इन 2017। नेक्स्ट इज यहाँ पे, विद रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। OPCW को लेके ये स्टेटमेंट है। अब पढ़ें, ये कितने हैं? 3 स्टेटमेंट हैं। अब आपको पढ़ोगे ना तो आपको 20th नंबर क्वेश्चन है, जब आप पढ़ोगे इसको तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए इसको, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन वर्किंग इन रिलेशन विद NATO एंड WHO। पहले एक ये बताएं भाई, ये यूरोपियन यूनियन की ऑर्गेनाइजेशन है, जो NATO WHO, भाई 3 ऑर्गेनाइजेशन दे दी। और WHO से कैसे लिंक्ड है? आपको हेल्थ की बात हो रही है। NATO मतलब अलायंस है कोई, EU। अब आपकी 3 बॉडीज हैं, कोई लॉजिकली सेट बैठ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द, अब केमिकल वेपन्स को प्रोहिबिट करना है, क्या इसको NATO कर रहा होगा? अकेला EU कर रहा होगा? बाकी दुनिया चली गई? भाई केमिकल वेपन्स का इंपैक्ट तो पूरी दुनिया में पड़ रहा होगा, तो ये क्यों कर रहे हैं NATO वाले? NATO इज एन अलायंस ऑफ USA, मतलब NATO है, इसमें चाइना नहीं होगा, इसमें रशिया नहीं होगा। तो केमिकल वेपन्स को अगर रोकना है तो आप रशिया और चाइना को नहीं लेके आ रहे हो, बाकी कंट्रीज को नहीं लेके आ रहे हो, खुद ही रोक रहे हो। तुम्हें डर तो उन्हीं से है। केमिकल वेपन का यूज हुआ कहां पे था? वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट में, कहते हैं इराक में थे, तभी यूएस ने इन्वेड किया था। अगर केमिकल वेपन का डर वहां पे है, फिर NATO को डील कर रहा है, इसको तो उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना, कि आज के बाद तुम केमिकल वेपन्स क्या करोगे? प्रोड्यूस नहीं करोगे, प्रोक्योर नहीं करोगे, स्टोर नहीं करोगे। तो पहला तो बिल्कुल ही इलॉजिकल है, और ये है भी इलॉजिकल, है भी 3 ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या मानेंगे इसको? गलत मानेंगे। इट मॉनिटर्स द केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट न्यू वेपन्स फ्रॉम इमर्जिंग, बिल्कुल सीम्स लॉजिकल। तो पहला नहीं है, तो वैसे ही आंसर क्या आ गया? 2 एंड 3। 2 तो वैसे लॉजिकल है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं उसका। अगला क्या है? इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन टू स्टेट्स अगेंस्ट केमिकल वेपन थ्रेट्स, तो ऑफ कोर्स कर रहा होगा। अगर इसको केमिकल वेपन को प्रोहिबिट करना है, तो एक तो ये करेगा कि चेक करेगा, और दूसरा क्या करेगा? असिस्टेंस देगा, कोई भी थ्रेट है उनसे बचाने की कोशिश करेगा। सीम्स वेरी लॉजिकल। तो ये करता है, ये करता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि भाई आपको केमिकल वेपन से बचाएंगे भी, और ट्राई करेंगे केमिकल वेपन बने भी ना, ताकि केमिकल वेपन के इंपैक्ट सोसाइटी में ना हो। 2 एंड 3 आर करेक्ट। जैसे ही पहला गलत हुआ, आंसर वैसे ही आ गया था 2 एंड 3, और कुछ देखने की जरूरत भी नहीं थी। और आपको 500 बार बता दिया, कभी भी एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, फिलॉसफीज गलत नहीं होती हैं, अनलेस और अनटिल वो बहुत ही इलॉजिकल हों। इफ दीज आर लॉजिकल देन दीज आर करेक्ट, और है भी क्या करेक्ट। ये चीज को आप याद कर लें, समझ लें, याद क्या करें, इंटरनलाइज कर लें, क्योंकि इतनी बार देख लिया है हमने। अगर ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्वेश्चन नंबर 21। अब इसमें दिया है हमें 2 स्टेटमेंट, देखते हैं क्या कह रहा है। पहली है, अंडर दिस स्कीम फार्मर्स विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप दे कल्टीवेट इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। एनी सीजन, एनी क्रॉप, यूनिफॉर्म। भाई मुझे एक चीज बताऊं, अगर कोई क्रॉप कमर्शियल है, एक जो क्रॉप है वो कमर्शियल नहीं है, दोनों पे प्रीमियम सेम क्यों होगा? एक पे फार्मर पैसे कमा रहा है, एक पे मान लो एप्पल कमा रहा है, एप्पल की खेती कर रहा है, एक उसने राइस उगाए हैं। अब राइस में वो कमाता ही क्या है, एप्पल में कमाई है, दोनों में प्रीमियम भी तो अलग अलग होगा ना भाई, सेम क्यों होगा? इट इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ जस्टिस। तो गवर्नमेंट प्रीमियम डिसाइड करेगी कि आप किस चीज को उगा रहे हो, ऐसे थोड़ा ना कि आप सेम कर देगी।
गवर्नमेंट ये नहीं करेगी, और जिसने पढ़ा हो उसे पता भी है कि राबी के लिए अलग है, खारिफ के लिए अलग है, हॉर्टिकल्चर के लिए अलग है, पर लॉजिक भी तो यही बोलता है ना ये गलत है। और उसे पता था अलग अलग है, क्या लिख दिया उसने, यूनिफॉर्म, और यहाँ पे गलत हो सकता है। दिस स्कीम कवर्स पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन दैन अनसीजनल रेन्स। और मुझे एक चीज बताएं, अगर उसने रेन और साइक्लोन से नहीं बचाना, फिर किससे बचा रही है वो? क्लाइमेट से। तो यही तो एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड है? क्लाइमेट से बड़ा डिपेंड रहता है ना उस पर। अगर क्लाइमेट खराब हो रहा है रेन से या साइक्लोन से, तो उससे तो प्रोटेक्शन देनी है, और इससे नहीं दे रहे तो फिर किससे दे रहे हो? अगर इससे भी नहीं दे पा रहे हैं रेन और साइक्लोन से, फिर किससे दे पा रहे हो आप? यही तो इंश्योरेंस होना चाहिए, मेन तो रेन के अगेंस्ट ही होना चाहिए। और ऑफ कोर्स कब? पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अब आता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, मतलब जब हार्वेस्टिंग के टाइम पे, जब हार्वेस्ट कर लिया आपने, तो भाई अगर आपको फसल बीमा योजना है, आपके पोस्ट हार्वेस्ट के बाद भी लॉस हो रहा है, लॉस तो आपका ही हो रहा है। एट द एंड ऑफ द फार्मर को इनकम तो नहीं मिली ना। आपने हार्वेस्ट किया या पोस्ट हार्वेस्ट है, आपको इनकम नहीं मिली, आपका प्रोड्यूस क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो गया, तो इंक्लूड करना पड़ेगा ये तो आंसर क्या है इसका? बी। ये तो ना सिर्फ हार्वेस्ट के लिए है, मतलब हार्वेस्ट से पहले पहले, पोस्ट हार्वेस्ट में ये नहीं है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस होता है कि जब तक आपको प्रोड्यूस का प्राइस नहीं मिलता है, और वो एग्रीकल्चर साइकिल में दोनों होते हैं, हार्वेस्ट वाला भी, प्री हार्वेस्ट भी और पोस्ट हार्वेस्ट भी, तीनों इंक्लूड करने पड़ेंगे। अदरवाइज तो फार्मर फिर क्या होगा? फार्मर ने काटी और काट के क्या कर रहा था? स्टोर कर रहा था, सीजन आपने काटी और रखी और बारिश हो गई, खराब तो हो ही गया ना, मिला तो कुछ भी नहीं, तो ये इसमें इंक्लूड होगा। ये आंसर इसका है भी क्या? बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 22। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल? अगर कहाँ मिलेगा ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल? अब भाई अगर आपने कभी पढ़ा होता कि हॉर्नबिल जो है किसका एनिमल है, स्टेट एनिमल ये वो, तो कभी भी पढ़ा होता तो समझ में आता। इट इज एसोसिएटेड विद नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में या आपको कहाँ मिलता है ये? या तो यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, यहाँ दो ही जगह मिलता है। डेजर्ट्स में तो मिलता ही नहीं है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ना सॉल्ट मार्शेस में मिलता है, ना कश्मीर में मिलता है। कहाँ मिलता है? वेस्टर्न घाट्स में। अब आपको इतना पता हो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ मिलता है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल कहाँ मिलता है, लॉयन टेल्ड मकैक कहाँ मिलता है, स्नो लेपर्ड कहाँ मिलता है, सब कुछ पता होना चाहिए। घड़ियल कहाँ मिलता है, ये कॉमन स्पीशीज हैं। आप देखेंगे जाके, अगर हम 15 साल 20 साल के पेपर उठाएं, कम से कम जो है, सॉरी मैक्सिमम 25 से 30 स्पीशीज हैं जो बार बार पूछी गई हैं। टाइगर, एलिफेंट, उन स्पीशीज को बारे में अच्छे से पढ़ें, उसी में से ही पेपर आता है। कोई बाहर से आएगा तो करंट अफेयर्स में होगा तो पढ़ लिया होगा, अदरवाइज छोड़ के आ जाएं, किसी को नहीं आता होगा और बाहर से आता भी नहीं है। जो भी चीज़ न्यूज़ में होगी, रिसेंटली कहीं ऐड की गई होगी IUCN में, वही पूछी जाती है। ये बड़ा सिंपल स्टैटिक क्वेश्चन है, करंट अफेयर है नहीं है, बिकॉज आप ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में हॉर्नबिल फेस्टिवल भी पढ़ते होते हैं और देखते होते हैं इन स्पीशीज को। नहीं आ रहा है इसका मतलब कि आपका स्टैटिक स्ट्रांग नहीं है अभी। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd नंबर क्वेश्चन। 23rd ये है नेशनल, उस टाइम की बात है। अब साल हो गए हैं 8-10 साल, तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज हो रही हैं, बॉडीज भी चेंज हो रही हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के बारे में 3 स्टेटमेंट दी हैं। अब इन 3 स्टेटमेंट को क्या आंसर है इसका? पर मुझे एक चीज बताएं, कई बार बोलता था ना कि 3 स्टेटमेंट, तीनों तो सही नहीं होंगी। भाई 3 स्टेटमेंट अगर फैक्चुअल हैं, मतलब अगर आपको पता लग गया कि यहाँ पे एग्जामिनर खेलता है, वो चीज स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो चांसेस क्या तीनों स्टेटमेंट सही नहीं होंगी। जैसे आपने देखा ये वाला, रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इट स्पीयरहेड्स द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स एट द नेशनल लेवल, one of the chief ministers of the states through which the Ganga flows becomes the chairman of NGRB on rotation basis. तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है, इट स्पीयरहेड्स द रिवर गंगा कंजर्वेशन एट नेशनल लेवल। नाम ही क्या है? नेशनल, तो कौन से लेवल पे डील कर रही होगी? नेशनल लेवल पे कर रही होगी। रिवर बेसिन इज अ यूनिट ऑफ मैनेजमेंट। भाई गंगा को बचाना है, ये गंगा रिवर है, ये गंगा का बेसिन है, मतलब बाकी रिवर्स भी इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। अब गंगा को बचाना है, आपने ट्रिब्यूटरीज को नहीं बचाया, तो गंगा तो ट्रिब्यूटरीज का पानी तो उसमें आता ही है ना भाई। तो गंगा को बचाना है तो पूरे बेसिन को बचाना पड़ेगा। बेसिन क्या होता है कि जहाँ से गंगा बेसिन वो है कि जहाँ से सारा पानी गंगा में आता है। बेसिन में होता है ना, वॉश बेसिन में आपने कहीं भी पानी डाला कहाँ जाएगा? वो जो वॉश बेसिन है उसके जो वहाँ पे होल होता है वहाँ चला जाता है।
तो गंगा का जो भी बेसिन होगा वहां सारा पानी कहाँ आ रहा होगा, गंगा में आ रहा होगा। तो अगर गंगा को बचाना है तो उसके बेसिन को बचाना पड़ेगा। सीम्स वेरी लॉजिकल। रिवर्स कैन बी प्रोटेक्टेड व्हेन रिवर बेसिन्स आर प्रोटेक्टेड। अदरवाइज अकेले रिवर्स को बचाओगे तो बाहर से पोल्यूशन आके रिवर को फिर पोल्यूट कर देगा। इट मीन्स दिस इज वेरी लॉजिकल। और ये नाम में लिखा है नेशनल लेवल पे है, तो 1 and 2 आर करेक्ट। तो 1 2 करेक्ट, तो क्या हो गया आंसर इज ए या डी। यहां तो पहुंच जाते भाई। अगला क्या है, वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स। इज इट अ फैक्चुअल स्टेटमेंट? 3 स्टेटमेंट है, फैक्ट कहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, फिलोसफी। फिलोसफी मीन्स विच इज लॉजिकल थिंग्स। इज इट अ फैक्चुअल थिंग्स और लॉजिकल थिंग्स? लॉजिकल थिंग्स। ये क्या है, फैक्चुअल थिंग। वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑन रोटेशन बेसिस। जब ये नेशनल लेवल की बॉडी है तो फिर स्टेट के बंदे को हेड क्यों बनाएंगे? द नेशनल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बंदा इसमें इन्वॉल्व होगा। इट सीम्स इलॉजिकल आल्सो एंड इट्स अ फैक्चुअल, तो आंसर इज गोइंग टू बी ए। तो आंसर इसका है भी क्या, ए। इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप की है इस सीरीज में। अब जिसने ये इसका आंसर ए मार्क नहीं किया या जिसको समझ नहीं आया, इट मींस यू हैव नॉट अंडरस्टूड द पैटर्न्स ऑफ यूपीएससी। अगर ये समझ में आ गया मतलब आप बस प्रीलिम्स क्लियर करने वाले पोजीशन पे पहुंच गए हैं, क्योंकि ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आती है जब आप बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज देख लेते हैं, आपको अंदर से इंट्यूशन आनी स्टार्ट हो जाती है। तो जब हम माइंडसेट को डिकोड कर रहे हैं, इट मींस वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कि भाई जो आपकी अब इंट्यूशन आएगी ना पेपर में जाके, अगर आपने पीवाईक्यूज बार बार देखे हैं, एनालाइज किए हैं, स्टेटमेंट समझी है, माइंडसेट समझा है, फिर जो पेपर में बाहर आएगा दैट इज द इंट्यूशन। एंड दिस इंट्यूशन पे आपको विश्वास करना है, बिकॉज दिस इंट्यूशन बिकम्स बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूपीएससी एग्जामिनर माइंडसेट। आया समझ में? What does the next question? Why does the government of India promoted the use of neem coated urea? मतलब हमने यूरिया पे नीम का कोटिंग क्यों किया, ये पूछ रहे हैं बस। अब मान लो आपको नहीं पता क्यों किया, लेट्स सी द फोर्थ स्टेटमेंट। क्योंकि एक सही होगी, बाकी 3 क्या होंगी, गलत होंगी, और वो बाकी जो 3 गलत होंगी वो इलॉजिकल होंगी। हम ढूंढ लेते हैं कौन सी इलॉजिकल है, तो अपना काम वैसे ही हो जाएगा। पहले, रिलीज ऑफ नीम ऑयल इन द सॉइल इंक्रीजेज नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द सॉइल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। कि नीम से क्या निकलता है, इन द सॉइल, भाई जो नीम से ऑयल निकलता है उससे सॉइल की नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है बाय सॉइल माइक्रो। क्या पता ऐसा होता हो। नीम कोटेड कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल। मतलब फिर यूरिया डिसोल्यूशन स्लो हो जाता है रेट सॉइल में, क्या पता। नाइट्रस ऑक्साइड विच इज अ ग्रीन हाउस गैस इज नॉट एट ऑल रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर बाय क्रॉप फील्ड्स। अच्छा, आपने यूरिया डाला, वो नीम कोटेड था, आपने नीम कोटेड यूरिया डाल दिया, कोई भी नाइट्रोजन गैस नहीं निकलेगी, कोई भी नाइट्रस ऑक्साइड गैस नहीं निकलेगी। भाई यूरिया में खुद ही नाइट्रोजन होता है, नीम कोटेड हो जो मर्जी हो, है तो वो यूरिया ही अंदर से, कोटिंग नीम की है, यूरिया तो जाएगा ही। अगर यूरिया है और नीम कोटिंग है तो यूरिया तो जाना ही है कहां पे, सॉइल में, साथ में नीम भी जाएगा। और यूरिया गया तो नाइट्रोजन गया, और नाइट्रोजन बाहर भी आएगा इन द फॉर्म ऑफ N2O। ये कैसे है कि बिल्कुल N2O बाहर निकलता है, जो चीज गई है सॉइल में वो उसकी फॉर्म में बाहर भी जाएगी, साइकिल चलता है। वेरी इलॉजिकल। थर्ड तो इलॉजिकल होगी, शुक्र है पता लग गई एक तो। अगला है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीडिसाइड एंड अ फर्टिलाइजर फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप्स। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीडिसाइड एंड अ फर्टिलाइजर फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप्स। अब आप पे है कि भाई आप ए लगाते हैं, बी या डी। आपको ए की पकड़ पाए इलॉजिकल, ना तो ए पकड़ पाए, ना बी, ना सी, ना डी। सी पकड़ ली हमने। आंसर क्या है, ए, बी और डी। तो नहीं कर पाएंगे आप ये। अब जितना मर्जी दिमाग लगा लें, अगर मान लो बाकी 2 स्टेटमेंट भी और ऐसी होती जैसे सी है तो पता लग जाता, तो कई क्वेश्चन में नहीं पता लगता है। पर आपको अगर लगाना भी है तो क्या लगाएंगे, ए, बी या डी। अब इस पे और लेवल का लॉजिक लगा के देखते हैं अगर लगता है तो, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इसमें से रैंडम मार देंगे कोई। तो पहला देखिए कि रिलीज ऑफ नीम ऑयल इन द सॉइल इंक्रीजेस द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय सॉइल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। आप वैसे नीम कहां यूज करते हैं, नीम एज अ इन जनरल लाइफ का कहां यूज करते हैं। ये क्या होता है, नीम से बहुत सारी हेल्थ की जो डिसीजेज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, क्योर की जाती हैं नीम से। तो इट कैन बी अ वीडिसाइड ऑल्सो।
अगर वो आपकी डिसीज को क्योर कर रहे हैं तो वीड को भी क्योर कर सकते हैं। तो नहीं हो रहा है, इसका आंसर बन ही नहीं पाएगा। आप जितना मर्जी दिमाग लगाएं लॉजिक के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे क्या है कि हम क्यों लेके आए थे कि हमारा फिर जो यूरिया है वो ज़्यादा रिलीज नहीं होता, तो हमारा जो सॉइल क्या क्या हो रही है, सॉइल में एक्सेसिव फर्टिलाइजेशन हो रही है। फर्टिलाइज जो हम यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स, उसको रोकने के लिए हम ये लेके आए हैं। तो इससे क्या होता है, जब तुम नाइट्रोजन को एक बार नीम को कोट कर देते हो, नीम कोटिंग ऑफ यूरिया कर देते हो, तो यूरिया जो रिलीज होता है वो धीरे धीरे होता है, तो सॉइल में उतना ही फर्टिलाइजर जाता है जितना चाहिए होता है, तो सॉइल की एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स नहीं होते हैं उसमें, तो अच्छी बात है जो कि। और दूसरा इसलिए भी किया था कि यूरिया को जनरली तुम क्या कर देते हो, यूरिया को जनरली तुम क्या कर देते हो, यूरिया को तुम कई बार अडल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं ना मिल्क में, तो अगर नीम कोट कर दिया तो वहाँ पे भी यूज़ नहीं कर पाओगे, वो भी पर्पज़ था। नॉलेज बेस्ड, पर एटलीस्ट आंसर ए बी डी में से लगा देते, बाकी आपके हाथ में नहीं है। 25 क्वेश्चन नंबर 25। अब देखें 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर। पहली बात ये समझ लो, कोई भी सेक्रेटरी हो, कोई भी कुछ हो, किसी का कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता है। कोई भी एजुकेशन सेक्रेटरी है वो तब तक है जब तक उसका पॉलिटिकल मास्टर उसको चाहता है। सिंपल बात है, इतना लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि आईएएस का कोई फिक्स्ड टेन्योर होता है, कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है। जब तक मतलब टेन्योर एज अ उसका एज अ रिटायरमेंट एज तो है, पर वो किसी पोजीशन पे बैठा है, डीसी कहीं का है, वो फिक्स थोड़ा है। तो सेक्रेटरी का टेन्योर फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करता है पॉलिटिकल मास्टर पे, बिकॉज दीज आर ब्यूरोक्रेट्स, दीज आर अंडर द पॉलिटिकल मास्टर्स एंड पॉलिटिकल मास्टर्स कैन चेंज देयर पोजीशन एट एनी टाइम, देयर इज नो फिक्स्ड टेन्योर एट ऑल। ये तो गलत हो गया है। बचा क्या, द चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। आंसर सेम्स लॉजिकल, तो आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि स्टेट में सारी अपॉइंटमेंट किसके नाम पे होती हैं, गवर्नर के नाम पे होती हैं। But a very important thing that you have to understand, UPSC marked this statement as incorrect and given the answer D. Why so? Learn that thing now. Once and for all, चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी आपकी। चीफ सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर इन एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। गवर्नर को साइन करते हैं, गवर्नर साइन करता है, उसी के नाम पे सारा काम होता है स्टेट में। यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट के नाम पे सारा काम होता है। बट जो चीजें हमारे संविधान में नहीं लिखी हैं, चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स, बिजनेस रूल्स में लिखा है। तो वहां पे यूपीएससी चाहता है जो चीजें संविधान में लिखी हैं उसमें तुम गवर्नर मार्क करो, पर जो उसके बाहर लिखी हैं वहां पे जो रियल लाइफ में अपॉइंट करता है वो लिखो। तो कौन अपॉइंट करता है चीफ सेक्रेटरी को, चीफ मिनिस्टर ही अपॉइंट करता है। फाइल जाती है गवर्नर के पास, गवर्नर साइन करता है, चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हो जाता है। सॉरी अगर मैंने चीफ मिनिस्टर बोला हो, तो चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है गवर्नर ही, चीफ मिनिस्टर के कहने पे। पर कर कौन रहा है, चीफ मिनिस्टर इन रियलिटी। तो जो चीजें संविधान में नहीं लिखी हैं वहां पे तुम देखो कि रियलिटी में कौन कर रहा है, और जो चीजें संविधान में लिखी हैं वहां देखो कि वहां पे रियलिटी छोड़ के जो हमारा कंसेप्ट बोलता है कि हर चीज उसके नाम पे होती है, प्रेसिडेंट और गवर्नर पे, वहां पे वो मार्क करो। तो यूपीएससी ने बोला यहां पे गवर्नर नहीं, चीफ मिनिस्टर ही अपॉइंट करता है, चाहे नाम गवर्नर का हो, बिकॉज दिस थिंग इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो आंसर इज मार्किंग एज डी। तो आज के बाद कोई क्वेश्चन आए जो संविधान से रिलेटेड हो तो वहां पे आपको गवर्नर और प्रेसिडेंट ही मार्क करना है, पर अगर कोई रियल लाइफ की बात कर रहे हो तो आप चीफ मिनिस्टर ही मार्क करोगे। आया समझ में? 25 का आंसर इज डी। यहां से पता लगता है कई बार कि यूपीएससी कैसे सोचता है। हम जैसे मर्जी सोचें, उसने आंसर दे दिया, मतलब वो कैसे सोचता है ये समझ में आना चाहिए। विद रेफरेंस टू स्टैंड अप इंडिया स्कीम, अब उस टाइम ये न्यूज में थी बड़ी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम थी। अब पूछ रहे हैं कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। इट्स पर्पस इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। अब ये उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टअप स्कीम थी, स्टैंड अप स्कीम थी। स्टैंड अप स्कीम वाज बेसिकली फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, बट SC ST और वुमेन्स के लिए थी स्पेसिफिकली, इनको ही प्रमोट करना था। और जब तुम ये बनाओगे अपनी स्टैंड अप स्कीम, ये स्टार्टअप्स ही हैं। अब स्टार्टअप्स में आपको क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, और पैसा कौन देगा आपको, तो पैसा देगा तो रीफाइनेंस करेंगे, और इसमें जो रीफाइनेंस करेगा वो कौन करेगा, सिडबी करेगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बैंक पैसे देगा बैंक्स को, बैंक्स देंगे पैसे इनको, बात दोनों की सही है, तो आंसर इज सी।
उस टाइम न्यूज में था। सिडबी ही इसको रिफाइनेंस करती है, और दोनों किसके लिए हैं? ये SC ST के लिए हैं और वुमेन के लिए हैं। इन पे फोकस है। अदरवाइज तुम्हारे पास स्टार्टअप इंडिया स्कीम है ही है, ताकि वो वुमेन भी बने एंटरप्रेन्योर और SC ST भी क्या बने, एंटरप्रेन्योर बने। तो हम ये स्कीम लेके आए। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 27। द FAO accords the, ये देखें, FAO accords the status of global important agriculture heritage site system, GIAHS, ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। ये 4 स्टेटमेंट दी हैं और इनमें से पूछा है क्या सही है, कि इसका क्या इनिशिएटिव है इस गोल का। ग्लोबल इनोवेटिव एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, यही है ना, GIAHS, ग्लोबली इंपॉर्टेंट, इनोवेटिव नहीं, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। नाम देख लो, GIAHS, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। उसके गोल्स पूछते हैं, एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम ग्लोबली इंपॉर्टेंट। देखो क्या इनके ओवरऑल गोल ऑफ दिस इनिशिएटिव क्या है। 3 स्टेटमेंट है, इतनी बड़ी बड़ी, देखते हैं क्या सही होगा। अब इससे पहले हम नीचे ले आते हैं अपने ऑप्शन, भी हमें पता हो। पहला है टू प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग इन मॉडर्न फार्मिंग, methods and financial support to local communities of identified GIAHS so as to greatly enhance their agricultural productivity। नाम क्या है, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, ये नाम है। भाई मुझे एक चीज सिंपल सी ये बताओ पहले, कि अगर ये हेरिटेज सिस्टम है तो इसका मतलब क्या है? मतलब कोई चीज हेरिटेज में कैसे होती है? कोई चीज हेरिटेज में कैसी होती है? हेरिटेज में वो चीजें होती हैं जो चीजें ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से चल रही हैं। अगर कोई चीज मॉडर्न हो तो मतलब हेरिटेज कैसे हो गया है? मान लो तुम्हारा कोई आर्ट है, वो हेरिटेज है इंडिया की, मतलब वो इंसान हाथ से कुछ बना रहा है, उसको आपको बचाना है। आपको हेरिटेज को बचाना है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को बचाना है, क्या करके? मॉडर्नाइज करके। ये अच्छी बात है। इनफैक्ट ट्रेडिशन को बचाना है तो मॉडर्न प्रैक्टिस नहीं करनी होगी। तो आपने बोला मुझे अपने हैंडीक्राफ्ट है, हेरिटेज साइट, उसको बचाना है। अब उसमें कैसे बचा रहा हूं? उसको मैं बचा रहा हूं क्या करके? उसमें मशीन्स लेके आके। बल्कि जब तुम मशीन्स ले आओगे वो तभी की तभी खत्म हो जाएगा। तो हेरिटेज ऐसे नहीं बचता है, हेरिटेज ऐसे नहीं बचता है। तो आपको साफ समझ में आया कि जो पहली स्टेटमेंट है वो उसका जो वर्ड है हेरिटेज उसके ही अगेंस्ट है। तो आई विल नॉट मार्क दिस एज करेक्ट। ये तो बल्कि हेरिटेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि जो हेरिटेज है उसको बचाया जाए, ताकि पता लगे कि ट्रेडिशनल चीज़ों से भी एग्रीकल्चर होता है, विदाउट एनी मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फर्टिलाइजर जो भी है। तो पहला गलत। तो आंसर क्या है? 1 3 गया, बचा 2 और 2 3। अब पता लगा 2 तो पक्का सही है। देखते हैं क्या लिखा है। टू आइडेंटिफाई एंड सेफगार्ड इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिसेस एंड देयर एसोसिएटेड लैंडस्केप्स, एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी and knowledge system of local communities. 1 and 2 are opposite to each other. 1 and 2 cannot be correct together. And the word heritage के लिए पहला is incorrect and second is correct. अब आया थर्ड, to provide geographical indication status to all the varieties of agricultural produce in such GIAHS. भाई जो भी GIAHS है वो हेरिटेज है। Why to provide GI indication status to all those GIAHS? Why? भाई वो GIAHS सिस्टम्स हैं जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस का यूज कर रहे हैं, उनमें जो उगने वाली क्रॉप्स हैं सभी को, जो भी वहां की वैरायटीज हैं एग्रीकल्चर की, वहां सभी को GI क्यों दें? GI तो तभी देंगे ना जब GI क्या होगी? उस ज्योग्राफी से एसोसिएट होगी। GI is a tag which is given for the location के स्पेसिफिक है, ना कि प्रैक्टिस के स्पेसिफिक है। और सभी को क्यों देना है? ये तो बड़ी ही वाहियात स्टेटमेंट है। आंसर क्या है इसका? बी। भाई GI इज लिंक्ड विद ज्योग्राफी और GIAHS इज लिंक्ड विद एग्रीकल्चर सिस्टम। व्हाई टू गिव इट टू फॉर अ ज्योग्राफी, और वो भी सभी को? हम इसको इनकरेक्ट मानेंगे। जब भी कभी ऐसी स्टेटमेंट आए, ड्रास्टिकली, टू ऑल, ऑटोमेटिकली बिकम्स, ये सारे क्या होते हैं? गलत होते हैं। हमने पहले पैटर्न डिकोड किया हुआ है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following are the tributaries of Brahmaputra?
अगर ये आपको नहीं आता इसका मतलब आपकी स्टैटिक की तैयारी नहीं है, तो इसको एक्सेप्ट करें ऐसे ही। पर आपको पता है कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक दिहांग, दिबांग, लोहित बड़ी इंपॉर्टेंट है, कामेंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल थ्री आर करेक्ट बिकॉज ये आप पढ़ते हैं सारी, दिमांग, दिहांग, दिबांग, कामेंग, लोहित, सुबनसिरी, सारी चीजें आप पढ़ते हैं। ये बड़ा कॉमन है, ये गलत नहीं होना चाहिए था। नाउ नेक्स्ट इज 29th। ये तो बिल्कुल सिंपल है। कोई और ट्रिब्यूटरी हो ना मुश्किल वाली फिर भी देखते हैं, तो ये बिल्कुल सिंपल है। 29, the core banking system, core banking solutions is sometime in news. Which of the following statements are describes this term? core banking solution को कौन सी term describe करती है? 29। अब core banking को, अब ना ये term थोड़ी टेक्निकल सी है, अब इसको आप समझेंगे तो पता लगेगा। अब आपने पढ़ा ही नहीं है कोर बैंकिंग सोल्यूशन मतलब, कोर बैंकिंग सोल्यूशन मतलब किसी चीज की प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन है कोर बैंकिंग सोल्यूशन। पढ़ लेते हैं। इट इज एन नेटवर्किंग ऑफ अ बैंक ब्रांचेस व्हिच इनेबल्स कस्टमर्स टू ऑपरेट देयर अकाउंट्स फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑन इट्स नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओपन देयर अकाउंट। आपने जहां भी अकाउंट खोला है आपको वहीं से अपने अकाउंट को नहीं चलाना है, आप कहीं कोई भी ब्रांच उस बैंक की कहीं भी हो इंडिया में वहां पे चला सकते हैं। ओके, ये सही है, चीज तो सही है। ये पता नहीं कोर बैंकिंग है कि नहीं पता नहीं, पर ये चीज क्या है, करेक्ट है। इट इज एन एफर्ट टू इंक्रीज आरबीआई's कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक्स थ्रू कंप्यूटराइजेशन। इट इज एन एफर्ट टू इंक्रीज आरबीआई's कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक थ्रू कंप्यूटराइजेशन। बात तो सही है, चलो। इट इज अ डिटेल प्रोसीजर बाय विच अ बैंक with huge NPAs is taken over by another bank. एक बैंक जिसके एनपीआईज हैं दूसरे बैंक, भाई जिस बैंक के एनपीएज हैं बहुत ज्यादा उसको दूसरा बैंक लेगा ही क्यों? पहले तो एनपीए रिजॉल्व करने पड़ेंगे ना। जिस बैंक की हालत खराब है उसको दूसरा बैंक तो लेता ही नहीं है ना भाई, वो क्यों लेगा उसको? बैंक को मर्जर करवा लोगे तुम, पर वो क्यों खरीदेगा उसको? और दूसरा एक कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, ये मतलब कोई बैंकिंग के काम में कोई प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन है। ये आपको समझ में आया कि बैंकिंग के काम में कोई प्रॉब्लम थी, बैंकिंग मतलब जो बैंक का काम होता है उसमें कोई प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन है ये। बैंकिंग मतलब जो आप करते हैं रोज में, ट्रांजैक्शन करनी है, पैसा जमा कराना है, ऐसी जो बैंकिंग चीजें होती हैं उसमें कोई प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन है ये। इसका सोल्यूशन नहीं है कि बैंक ही एक्वायर कर लो। बैंक के फंक्शनिंग में जो कोई के लिए सोल्यूशन है कि बैंक की फंक्शनिंग क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन में क्या वर्ड क्या है कि बैंकिंग में कोई चीज को एफिशिएंट करने का सोल्यूशन है ये। या तो वो ये हो सकता है कि आपके कस्टमर्स पहले वहीं पे रहते थे जहां पे अकाउंट होता था, वहीं से डील कर पाते थे, बाकी कहीं और जाते थे तो वो काम नहीं कर पाते थे। मतलब बैंक आपका पर्टिकुलर ब्रांच में ही था, बाकी ब्रांचेस में जाके आप अपने बैंक को ऑपरेट नहीं कर सकते थे। कोर बैंकिंग ने ऐसा किया और ये ऐसा कर दिया है, तो थर्ड तो कट गया। अब देखो थर्ड कट गया, आंसर वैसे ही क्या आ गए। तो आपने देखा कि बात सही है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, तो ये प्रॉब्लम थी। अगर आपको पता हो बैंक से पहले क्या होता था, जिस ब्रांच में अकाउंट खोला है उसी में जाकर ऑपरेट करेंगे, वहीं से पैसे निकलवाएंगे, ऐसा नहीं जाके कहीं बॉम्बे से निकलवा लिए पैसे अपने अकाउंट से। ये प्रॉब्लम थी, इसका सोल्यूशन क्या है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। और आरबीआई कंप्यूटराइजेशन से बैंक पे कंट्रोल कर रहा है, क्या बैंकिंग का काम सही हो रहा है? ना तो इसमें बैंकिंग की बात हो रही है, ना इसमें बैंकिंग की बात हो रही है। हाँ, उसमें बैंकिंग की बात हो रही है। तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन में बैंकिंग की बात कौन से ऑप्शन में हो रही है, फर्स्ट में, बाकी दो में तो बैंकिंग की बात हो ही नहीं रही है। तो आंसर क्या है इसका, ए इज द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कोर बैंकिंग। वो आपको इन वर्ड्स को तोड़ के वहां पहुंचना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन ये है भाई, पूछा है कि ये टर्म्स हैं कौन कौन सी उससे लिंक्ड हैं, टर्म्स बताई हैं और किस किस से लिंक्ड हैं। पढ़ें इसको और बताएं हमें, पढ़ें इसको और बताएं हमें। पहला है एनेक्स 1 कंट्रीज सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अब ये भाई अब न्यूज में नहीं है, ये पहले होता था। जो सीडीएम मैकेनिज्म है क्योतो प्रोटोकॉल का ही हुआ करता था कि कैसे डेवलपिंग और डेवलप्ड वाले काम करेंगे अपने, क्योंकि डेवलप्ड पे चीजें बाइंडिंग थी, वो कैसे डेवलपिंग में काम करके क्रेडिट ले सकते थे, तो ऐसी चीजें होती थी। तो ये तो क्योतो प्रोटोकॉल से लिंक्ड है, पक्का सही है।
एनेक्स 1 कंट्रीज, एनेक्स 1 कंट्रीज भी इसी में आती थी क्योतो प्रोटोकॉल में, कि भाई कौन सी एनेक्स 1 है, कौन सी नॉन एक्स कंट्री है। तो ये पहली गलत हो गई है, पहला स्टेटमेंट गलत, थर्ड सही है। दूसरा देखो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, ये सारी किससे लिंक्ड है? क्योतो से। ये सारी तीनों चीजों क्योतो से लिंक्ड है। तो आंसर क्या है इसका? ये भी गलत है। तो आंसर इज ओनली 3। 30 का आंसर क्या सी? दिस ऑल टर्म्स, एनेक्स कंट्रीज, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस, या फिर जो हमारा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, दिस ऑल आर एसोसिएटेड विद क्योतो प्रोटोकॉल। जिसने ये पढ़ा होगा उसको ये पता होगा। अब ये है भी नहीं, न्यूज़ में पूछते भी नहीं है। उस टाइम क्योतो प्रोटोकॉल चल रही थी, पेरिस अभी आ रही थी, तो ये न्यूज़ में रहता था। 31 देखें, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट्स इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स द टर्म ट्रांसक्रिप्टोम समटाइम इन न्यूज इज रेफर्स टू। अब मुझे बताओ ट्रांसक्रिप्टोम, अब आपका वर्ड एसोसिएशन करें। बायो का वर्ड है, ट्रांसक्रिप्टोम पूछ रहे हैं आपसे। सिंपल मुझे एक चीज बताएं, हैव यू एवर रेड द टर्म कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन? उससे वर्ड क्या आएगा? ट्रांसक्रिप्टोम। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन? हाउ द डीएनए से क्या बनता है हमारा? प्रोटीन, और डीएनए से एमआरएनए बनता है, वो क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। सिंपल बायो के वर्ड्स पढ़ते हैं आप, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इट मींस ट्रांसक्रिप्टोम इज एसोसिएटेड विद द वर्ड ट्रांसक्रिप्शन, मतलब यहां पे डीएनए से एमआरएनए की बात हो रही होगी। लेट्स सी, अ रेंज ऑफ एंजाइम्स यूज्ड इन जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग मतलब जीन की बात हो रही है, मतलब हम सही गए थे। The full range of mRNA molecules expressed by an organism, transcriptome, mRNA, the description of the mechanism of gene expression, the description of the mechanism of gene expression, a mechanism of genetic mutations taking place in cells. We studied about transcription as a DNA से mRNA. So transcriptome will be linked to kind of a mRNA, which is mentioned in the option B, that is द फुल रेंज ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल्स। मतलब आपने ट्रांसक्रिप्शन की, उसमें जितने भी एमआरएनए बनते हैं आगे जाके जो प्रोटीन बनाते हैं, उन सभी एमआरएनए को क्या बोल देते हैं हम? ट्रांसक्रिप्टोम। एक वर्ड होता है ना जीनोम, यहां हमने वर्ड ऐड किया, एक होता है जीन वर्ड, एक क्या होता है? जीनोम। जीनोम मींस सारा का सारा जीन ऐड कर लो, तो ट्रांसक्रिप्टोम विल बी सारा का सारा ट्रांसक्रिप्शन ऐड कर लो, मतलब सारा का सारा एमआरएनए ऐड कर लो। दिस इज एज सिंपल एज दिस। You just study two words, genome and transcription. You combine these words. What is genome? What is transcription? Transcription के पीछे transcriptome लगाना है, मतलब इकट्ठा करना है। Genome means all the gene expression. Transcriptome means all the transcription expressions. वो आपने ऐड कर दिए। आंसर इज बी। वेरी सिंपल। अगर आप ये छोड़ के आ रहे हैं, मतलब आप अपनी नॉलेज को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, and that is going to be the disaster. Now let's see the question number 32. Question number 32. अब ये देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया pertains to। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए, जो मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं, अब ये हम इसको वैक्सीन को लेके आए थे इसमें, कि 9 तरह की वैक्सीन थी जिसमें बच्चों को हमें क्या करनी है? इम्यूनिटी देनी है। वही पहला है ए, बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन को, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन से बच्चे ही बचते हैं। ना तो एजुकेशन पॉलिसी, ना प्लैनेट्स की बात थी, ना स्मार्ट सिटी की बात थी। सिंपल लॉजिक था ए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो उस टाइम न्यूज़ में था। आज भी पढ़ते हैं आप मिशन इंद्रधनुष, कौन कौन सी डिसीजेस में कवर हैं, पर एटलीस्ट उस टाइम तो ये न्यूज़ में था। तो उस टाइम पेपर, उस टाइम करंट अफेयर्स भी बड़े आते थे, वन लाइनर आते थे। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल ऐसा नहीं है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 33। Which of the following best describes the aim of ग्रीन इंडिया मिशन? ग्रीन इंडिया मिशन का बेस्ट एम क्या है? भाई एम को तुम 3 में बता रहे हो, इतना बड़ा एम, मतलब आपने एम देखा, उसका एम के सारे पॉइंट ही इसमें डाल दिए। पता नहीं भाई इसने एम में क्या लिखा हुआ, देखना पड़ेगा, देख के क्लैरिटी आ जाएगी। पहला है इनकॉर्पोरेटिंग इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट इनटू द
यूनियन एंड स्टेट बजट्स, देयर बाय इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन काउंटिंग। भाई ग्रीन इंडिया मिशन है, इंडिया को ग्रीन करने की बातें हैं। यहां कह रहे हैं हम बजट में ऐड करेंगे ग्रीन अकाउंटिंग। आज होती है हमारी ग्रीन अकाउंटिंग बजट में? ये 17 की बात कर रहे हैं, आज भी होती है ग्रीन अकाउंटिंग? ये प्रस्ताव रखा जाता है, कभी हुई आज तक? कुछ भी ऐड कर दिया। लॉन्चिंग द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन टू इनहांस एग्रीकल्चर आउटपुट एज टू सिक्योरिटी। भाई ग्रीन इंडिया मिशन को, इंडिया को ग्रीन करना है, एग्रीकल्चर को थोड़ा बढ़ाना है। जब एम लिखे है ना, जब उसको पता है कि एक ही एम है और बाकी एम वैसे बना दी। ये तो प्रैक्टिकली होता भी नहीं है। अगर ये ऐसी स्कीम होती, मिशन होता, तो प्रैक्टिकली हो रहा होता ना, तो होता भी नहीं है। ऐसा बोला जाता है ऐसा करो, और ये एग्रीकल्चर को थोड़ा बढ़ाने। ग्रीन इंडिया मिशन, इंडिया को ग्रीन करना है। रिस्टोरिंग एंड इनहांसिंग फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय कॉम्बिनेशन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स। बिल्कुल सही, दैट इज सी। फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है, सिंपल एम है। दोनों एम पहले लिखे हैं, फर्स्ट सेकंड जो एम दिखाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल वाहियात स्टेटमेंट्स हैं, तो इसका आंसर क्या है? सी इज द आंसर, बट ओनली 3 इज द आंसर। नेक्स्ट, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 34. With reference to pre-packed items in India, it is mandatory to the manufacturer to put which of the following information on the main label. जो FSSAI है उसके पैकेजिंग में, मतलब उसके हिसाब से जो रूल्स हैं, उसके पैकेजिंग में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए। जो आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है ना, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें लिखनी जरूरी हैं कि क्या वो किससे बनी है, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें मैंडेटरी हैं। जैसे पहला है भैया, ये तो पक्का है ना, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ये तो लिखा ही होना चाहिए ना, तभी तो देखते हैं ग्रीन होता है वहाँ पे, रेड लेबल होता है, तो ग्रीन सर्कल लगा होता है, रेड ऐसे सर्कल लगे होते हैं ना, ये तो पक्का सही है। लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडिंग एडिटिव्स, न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन लिखा होता है ना, ये चीज़ें हैं, इतने इतने ग्राम की ये न्यूट्रिशन है, ये तो लिखा होता है। तो ये भी क्या है, 1 2 4, ये कट गया, ये कट गया, तो सी आ गया वैसे ही, सॉरी 1 2 4, हाँ तो 3 है नहीं है। क्या है? रिकमेंडेशंस इफ एनी मेड बाय द मेडिकल प्रोफेशन अबाउट द एलर्जी लिखी होती है। कौन सा खाते हैं आप कुरकुरे की आपको एलर्जी है, ये लिखा होता है भाई कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये चीज़ें ऐड की गई हैं, इतने इतने ग्राम है, ये न्यूट्रिशन है, ये लिखा होता है। एलर्जी लिखी होती है क्योंकि पहले एक चीज़ बताएं, हर बंदे को अलग एलर्जी है, हर बंदे को अलग एलर्जी है। कौन कौन सी एलर्जी तुम पन्ने पे लिखना स्टार्ट करोगे? फिर तो तुम ऐसे करो, एक चीज लिया आपने कुरकुरे का पैकेट, साथ में उन्होंने 200 पन्नों की फाइल दे दी कि इस एलर्जी के लिए ये ना खाएं। तो भाई ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। इस चीज से किस चीज बंदे को एलर्जी हो सकती है? या मेडिकल प्रोफेशन ने बताया पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एलर्जिक रिएक्शंस, ये खाए उससे 500 तरह की एलर्जी पॉसिबल है। तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना भाई। एलर्जी की कोई एक टाइप थोड़ा ना है, बहुत तरह की हैं, हर बंदे के डिफरेंट कंटेक्स्ट में एलर्जी है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकल। तो आंसर क्या है इसका? सी। तो ऐसे ही सोच लेते हैं आप। नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, देन वी विल डू द रेस्ट रिमेनिंग इन द नेक्स्ट क्लास। प्रोजेक्ट लून समटाइम इज न्यूज, उस टाइम न्यूज में था, अब आपको पास नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं आप। इसका जो था प्रोजेक्ट लून, जैसे आप आज देख रहे हैं कि जो हमारी कुछ है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो वैसे बातें की गई थी प्रोजेक्ट लून को लेके कि भाई ये करते हैं, तो जैसा कि हमारी कैसे वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रमोट की जाए, कि ऊपर हम बैलून्स लगा दें, पैराशूट्स या सैटेलाइट्स, जो भी करना है। कहने का मतलब आपकी सैटेलाइट से कनेक्टिविटी होती है, वैसे ही था प्रोजेक्ट लून। या आपने स्मॉल सैटेलाइट्स बनाई जिससे तुम क्या करोगे, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करोगे, जो भी ऐसे एरिया है जहाँ पे वायर्स नहीं लग सकती हैं, यहाँ पे टफ टेरेन है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट लून लेके आया था। और कौन लेके आई थी ये कंपनी? और जैसे प्राइवेट सेक्टर ऐसे काम करते होते हैं, तो इट वॉज बेसिकली स्टार्टेड बाय गूगल ने किया था कि रिमोट एरियाज में हम इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रमोट करेंगे। कैसे करेंगे? बैलून्स लगाएंगे, सैटेलाइट्स तो नहीं लगा पाएंगे, वो तो अब लगा रहे हैं हमारे एलन मस्क जी, तो बैलून्स लगा के उससे कनेक्टिविटी जोड़ पाएंगे। उस टाइम न्यूज़ में था, अब नहीं है। तो बाकी हम करते हैं अपने जो नेक्स्ट जो 36 से लेके 100 तक है कल वाली क्लास में। उसके बाद हमारा लास्ट पेपर होगा 15 का, फिर उसके बाद जो मेन है 2025 का वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, विल सी यू सून।
in the next session.